इस एज में रोडीज में जाने का कहाँ से सोच लिया आपने? You're 58. I'm 57. Do something for ma'am, Yes. which is called a roadie salute. Ready? This is for you. 3, 2, 1, go. Thank you. You're an inspiration. इतना एक रियलिटी शो आपके इतना फेम ला सकता है, मतलब मैंने रोडीज को हल्के में लिया था पहले. मेरे हिसाब से तो सक्सेस से ज्यादा आपको फेलियर सिखाता है. इवन रिजेक्शंस आर अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस. मदर कैन बी अ रोडी. आपने एग्जांपल सेट कर दिया बहुत. आशु जी, आपकी एज कितनी है? 58 की हूँ, लेकिन ना पता है क्या होता है कि अब मुझे कई बार तो ऐसा लगता है जैसे अब मैं डालती हूँ अपनी वीडियोस, तो कई बार तो लगता है कि लोग नज़र लगा रहे हैं कि पूछेंगे आपकी नीज में दर्द नहीं होता. भाई क्यों होगा दर्द? मैं मतलब आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट ना, तो क्यों होगा? यस, तो कुछ लोग कहेंगे कि यू आर 58 ईयर ओल्ड, मैं तो कहूँगा यू आर 58 ईयर यंग. हाँ मतलब मैं जब जिम जाती हूँ या कुछ भी करती हूँ, मेरे दिमाग में एज नहीं होती. मुझे लगता है बस ये कर सकती हूँ और इसको आगे करने के लिए ये करना है. मतलब एवरी डे व्हेन यू गेट अप, क्या आप अपनी एज की सोच रहे होते हो? नहीं सोचते ना. मतलब आपके पास टारगेट्स होते हैं कि आज ये करना है ना. वही मतलब विद एज दैट डज नॉट चेंज. मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि मुझे अपनी एज याद रहती है क्या, ऑब्वियसली अब तो होता ही है कि भाई अपने पेज पे या कहीं भी जाओ तो मेरी एज मेरी इंट्रोडक्शन हो गई है काइंड ऑफ. तो इसलिए बच्चे भी हंसते हैं, जैसे कहीं हो गया ना एज, तो बोलेंगे नहीं हम सबको पता है माँ पूरी दुनिया में कि यार 58. वो बात अलग है, बट आपको कहाँ याद रहती है अपनी एज? नहीं रहती ना, मुझे भी नहीं रहती. बिल्कुल. जिम कब से जाना स्टार्ट किया आपने? वैसे ना मतलब अगर मैं बैक हिस्ट्री बताऊं तो मैं बचपन में तो योगा जैसे स्कूल में ना तब कंपलसरी होती थी 8th-9th में, वो करी थी. पर घर में एक्टिव थी मैं, मतलब घर के कामों में. फिर जब कॉलेज गई तो वहाँ तो आपको पता है कॉलेज लाइफ, मैं ठीक है मैं 40s और 50s में गई, वो बात अलग है. बट आई वॉज ऑलवेज, जैसे होता है ना सीढ़ियाँ चढ़ना है, एक चाय पीने भी आपको चल के जाना है, तो आई वॉज फेयरली एक्टिव. प्लस मैं कैंपस में साइकिल चलाती थी. तो आई विल नॉट से आई वॉज ज़ीरो, बट मेनोपॉज के बाद मुझे इश्यूज आने लग गए फिर भी, जबकि मैं फेयरली एक्टिव थी. मतलब आई वॉज नॉट इनटू एक्सरसाइजिंग बट आई वॉज एक्टिव. हाँ, मैं समझ गया. है ना. हाँ, कि भाई भाग दौड़ वाली लाइफ थी और चलने फिरने वाली भी थी. फिर उसके बाद हुआ लोअर बैक पेन, ये नेक स्टिफनेस, और मेरा ये शोल्डर काम करना बंद हो गया था, क्योंकि आई थिंक लॉन्ग सिटिंग आवर्स जो पढ़ने के टाइम हो जाता है. तो और उसके बाद बॉडी ऐसा लगने लगा बेकार हो रही है. और उसके पहले मैं पतली भी रहती थी. बीइंग अ पतला ना, आपको लगता है इट इज़ कंसिडर्ड फिट, इट मे नॉट बी फिट. यस, 100%. तो वो ब्लेसिंग कह सकते हो, बट मेरे लिए वो श्राप बन गया, बिकॉज मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दूँ. फिर फाइनली जब वो वेट बढ़ना शुरू हो गया और जब हेल्थ इश्यूज आने लग गए, एनर्जी ऐसा लगता था कि है ही नहीं किसी काम के लिए. और जब लेटते बैठते भी दर्द हो रहा है, फिर ऐसा लगता था कि वो कौन सी लाइफ होती थी जब हम सुबह उठते ही ना ऐसा लगता था पेन फ्री उठे हैं, उठे और बस चल दिए. वो लाइफ की याद आती थी उस टाइम पे. फिर खैर फिजियोथेरेपी लेती थी, वो शॉर्ट टाइम रिलीफ होता था, उसे परमानेंट रिलीफ ना, तो परमानेंट एक्सरसाइज करी और ना वो परमानेंट रिलीफ आता था, वो वापस आ जाता था. फिर जब बीपी बढ़ा ना, तो फिर लगने लगा कि ये तो मतलब वो जो होते हैं ना बुढ़ापा दस्तक दे रहा है, वो तब फील होने लग गया. तब आपको समझ में आया कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन. हाँ, और मैं बस डॉक्टर के पास गई, वो जैसे बोले कि अब तो ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी. मैं कहा मुझे नहीं खानी, आप बताओ. अब इतना तो थोड़ी बहुत रिसर्च कर ली थी कि इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. Yep. तो फिर उन्होंने मेरी बात सुन के उन्होंने बोला अच्छा मैं दवाई उस हिसाब से प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ, बट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ. और 15 दिन नॉन स्टॉप मैंने करा. उसके बाद मैंने दवाई जो मेरी ख़त्म हो गई थी 15 दिन की थी, मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी दोबारा लेने की. बट मैंने फिर वो एक तो और था, उस टाइम कोविड ईयर था, सारे बच्चे घर पे थे, सब अपनी लैपटॉप खोल के बैठ जाते थे. तो हमने काम डिवाइड किए हुए थे, पर उनका शेयर ऑफ डिवीजन वो पता नहीं वो भूल से जाते थे. करते हैं सुबह, करते हैं शाम, करते हैं. तो मैं इतनी इरिटेट हो जाती थी, तो मेरी वो वॉकिंग आवर्स ना 3 घंटे होने लग गई. दिन में 3 घंटे वॉकिंग आवर्स? नहीं, सुबह निकलती थी जैसे 5 बजे, 8 बजे ही घर वापस आई. फिर तो फिर उसके बाद तो घुटनों में दर्द शुरू हो ही गया होना ज़्यादा वॉक करके? ना कुछ नहीं हुआ. फिर वो एडिक्शन होगी ना, जैसे कि फिर आप एक्सप्लोर करते हो कि अच्छा वॉक करा, सब कुछ. क्या आप वॉक के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे थे उस टाइम? उसके बाद शुरू किया. उसके बाद शुरू किया? हाँ, उसके बाद ऑनलाइन शुरू किया, जैसे थ्रू इंस्टा लाइव.
ओके ग्रुप क्लासेस होती थी। अच्छा, तो आपने सबसे पहले फिटनेस में ऑनलाइन हाँ, पैर ऑनलाइन रखा है। ऑनलाइन वो शुरू किया, और फिर मुझे डांसिंग पसंद थी क्योंकि यूट्यूब पे कुछ जुम्बा क्लासेस थी, मतलब जुम्बा के जैसे वीडियोस थी, तो वो टीवी पे लगा के वो करती थी मैं घर पे। फिर जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में करते करते ना, फिर ऐसा एक ना आपकी बॉडी क्रेव करती है कि समथिंग मोर। मतलब वो आई थिंक वो स्टेजेस होते हैं कि जब शुरू में वो चैलेंजिंग लगता है, जब चैलेंज ख़त्म हो जाता है ना, फिर यू वांट टू आउटग्रो दैट। फिर मैंने यूट्यूब पे ही कुछ एक थी वो 50+ के लिए उनके वर्कआउट्स डिज़ाइन थे, मैंने वहाँ से करना शुरू किया। एंड मैं बीच बीच में ना डाल भी देती थी वीडियोस अपनी, तो आई वुड गेट कमेंट्स लाइक कि आपका फॉर्म ठीक नहीं है, और बच्चे भी ना आते जाते, चाहे खुद कुछ ना कर रहे हो, कि मम्मी आप ठीक नहीं कर रही है ना, तो मुझे लगा कि आई नीड कोचिंग। फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। तो लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके ओपिनियन में ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनिंग कितनी इफेक्टिव है? इक्वली इफेक्टिव है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द कोच। अभी भी मेरा बोथ चल रहा है। बोथ इसलिए चल रहा है कि भाई जिम की फील अलग होती है, ये तो मैं कहूँगी। जो ऑफलाइन का होता है ना कि वो आपको हाथ पकड़ के एंगल सेट करे, वो चीज़ अलग होती है। बट देन कंसिस्टेंसी वो सफरिंग, कि घर के माहौल में रोज़ निकलना, सस्टेनेबिलिटी। हाँ। तो अब क्या है कि मेरा वंस अ वीक आई गो टू जिम टू गेट अ रियल फील एंड एवरीथिंग, ट्राई आउट विद द इक्विपमेंट। और दोनों ही कोच मेरे बहुत अच्छे हैं। एंड मेरा ऑनलाइन में क्या होता है कि कभी मान लो थोड़ा वो भी हो जाता है कि मैं सुबह में कुछ हो गया, ठीक है, मेड ही नहीं आई आज, तो देन आई आस्क हिम कि इज़ देयर एनी अदर स्लॉट अवेलेबल, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। अब मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो फिर से बॉडी वेट वर्कआउट्स ही हो जाएंगे, तो उस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मेरे को ये जो कॉम्बिनेशन है ना, दैट वर्क्स फॉर मी। एंड आई थिंक व्हाट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी। एंड इस एज में आई वुड डेफिनेटली से इट शुड बी गाइडेड, क्योंकि थोड़ा इधर उधर गए आप तो हाँ, कमर घुटना। मतलब ये तो मानना पड़ेगा कि मशीनरी नई और पुरानी में कुछ फ़र्क तो होता है, ये तो एक्सेप्ट करके चलो। मतलब रेकलेस नहीं होना, जोश में होश नहीं खोना, मतलब यस, वो वाली दूसरी बात। चीज़ जो आपने कही कि गाइडेड बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो अगर आप ध्यान से देखो, कितने ही लोग हैं जो अपने इनकम में से, अपने बजट में से पैसा रखते हैं कि यार ये मेरी फिटनेस के लिए है, ये मेरी हेल्थ के लिए है। मेरे बजट में वो ना इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब जैसे होता है दैट शुड बी द प्राइमरी पार्ट, डोंट यू थिंक सो? हाँ, इट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ। मतलब द वे आई सी माई लाइफ, द वे आई एक्सपीरियंस थिंग, इवन वेकेशंस पे, मतलब यू एक्सपीरियंस थिंग्स डिफरेंटली नाउ। मेरे को, क्योंकि आई हैव बीन ऑन बोथ द साइड्स ना, मेरे को वो पेन वाली लाइफ मेरी स्टार्ट हो चुकी थी। एंड बीइंग पेन फ्री, आई थिंक आई अप्रिशिएटेड मच मोर रादर देन अगर आपको यंग हो ना, आपको कोई एक्सरसाइज, आपको फ़र्क इतना महसूस नहीं होगा, एक्सेप्ट फॉर मे बी आप अपने वो देखोगे एब्स कितने आ गए, डोले कितने बन गए। मतलब मेरे लिए वो तो है ही नहीं मैटर। मेरे लिए है कि हाउ मच आई एम एबल टू एंजॉय लाइफ नाउ। एग्जैक्टली, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फिटनेस, आई थिंक। हाँ, मतलब वो चीज़। अब मुझे बच्चे कहते हैं जैसे कि वो थोड़े थोड़े टाइम बाद आते हैं, या बच्चों के फ्रेंड्स जो थोड़े टाइम में आते हैं, आंटी आपकी स्किन चेंज हो गई है। सो आई थिंक दैट इज़ हेल्थ जो अंदर से रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि 100%। हाँ, तो वो बहुत चेंज हो जाता है। और अब थोड़ा, मतलब मैंने लाइफ में कभी मैं हाइक्स पे नहीं गई हूँ, वो सब चीज़ें मैं अब कर रही हूँ। वो आपकी, मैं अब एक चीज़ और रियलाइज़ करती हूँ, बचपन में आई वॉज दैट बच्चा जो कि बाहर खेलने भी नहीं जाती थी मैं। थोड़ा वो नर्डी से होते हैं ना कि आए और कॉपी पेंसिल खोली और बस मार्क्स एंड एवरीथिंग। एंड कुछ हमारे घरों में भी ना बहुत स्ट्रेस होता है कि बेटा पढ़ लो, इसी से ज़िंदगी बनेगी, होता है ना। एग्ज़ाम से पहले तो सारी माएँ खेलने बंद कर देती हैं, मैंने भी करा हुआ है वो काम। बट आई रियलाइज़ कि वो बैलेंस ज़रूरी है। जब तक आपकी बॉडी साथ नहीं देगी ना, आपकी बाकी अचीवमेंट्स भी पीछे रह जाती हैं। यू नीड योर बॉडी इवन टू वर्क एंड इवन टू इन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ योर वर्क। एग्जैक्टली हम ये बात कर रहे थे कि लोग अपने हेल्थ पे पैसे नहीं खर्चते, राइट? एंड एज सुन एज दे टर्न 45-50 उन्हें रियलाइज होने लग जाता है कि काश ये जो पैसे मैं पूरी जिंदगी बर्बाद इधर उधर करता रह गया, अपने अच्छे खाने पे लगा लेता, राइट? एक 15,000 पर्सनल ट्रेनिंग की फीस देने में लोगों को कितनी चुभती है। हाँ, आई एग्री। लेकिन अब वहीं वीकेंड पे जब बात आए कि चलो पार्टी करनी है, मैं अपनी बताऊँ ना, हर बार जब पैसे वो ट्रांसफ़र करती हूँ मैं, एक बार तो लगता है कि गए इतने पैसे, ठीक है, लेकिन जब उसका रिजल्ट दिखता है ना, हर सेशन के बाद आई कैन फील द चेंज।
मतलब जैसे होता है कि अब छोटे छोटे उसमें कि पुशअप्स या द वेट आई एम एबल टू लिफ्ट, वो ग्रेजुअली आई कैन सी दैट चेंज. तब लगता है कि एवरी पेनी इज वर्थ इट. Yes, whenever you are paying to a good coach, paying for good food, good physiotherapy, or anything on your health, you're not actually spending, you're investing. एब्सोल्युटली राइट, Right. एब्सोल्युटली राइट. आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है. मतलब मैंने कहीं पढ़ा था एंड इट्स एब्सोल्युटली राइट कि आपकी लाइफ स्पैन शायद दवाइयाँ बढ़ा सकती हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी लाइफस्टाइल ही बढ़ाएगी कि आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या खा रहे हो. Exactly, जो आपने जैसे बताया कि हार्ट प्रॉब्लम हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी मुझे. था क्या? मेरे को बीपी, बीपी की प्रॉब्लम. हाइपरटेंशन. हाँ ठीक है, बीपी की प्रॉब्लम डॉक्टर ने बोल दिया कि लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी, हाँ. बट यू मैनेज्ड इट विद आई रिवर्स्ड इट. Yeah, आई lifestyle. रिवर्स्ड इट. हाँ हाँ राइट. तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो आज हैं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ही हैं. हाँ वही है. बट हम इंसानों को क्या चाहिए होता है कि हमें कम एफर्ट डालना पड़े, कोई आसान सी चीज़ करें जिससे वो कंट्रोल हो जाए, मैनेज हो जाए. वो उसको तो दवाई है या फिर इंजेक्शन है. मतलब एक फिटनेस ऐसी चीज़ है जो कि मतलब डिसिप्लिन से ही आएगी और किसी चीज़ से और नहीं. उसके साथ बहुत सारे पर्क्स फ्री आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हाँ जाएंगी. आपने मेंशन किया कि आपने फिजियोथेरेपी लिए ली थी व्हेन यू वर इन पेन, हाँ. और आपने ये मेंशन किया स्पेसिफिकली फिजियोथेरेपी के बाद जो पेन रिलीफ था वो बहुत टेम्परेरी था. हाँ तो मैं जानना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी की एज अ थर्ड पर्सन, सी वी आर इन टू दिस इंडस्ट्री, हाँ हाँ वी हैव द बिगेस्ट टीम ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट एंड एक्सरसाइज साइंटिस्ट. आपके लिए फिजियोथेरेपी की डेफिनेशन क्या दिखी आपको जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई और आपने ट्रीटमेंट ली? देखो मेरे लिए ना वो फिजियोथेरेपी वॉज कि वो स्पेसिफिक मसल्स या उनको स्ट्रेंथन करके रिलीफ लाया. गलती ये होती है कि हम फिजियोथेरेपी को भी एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट की तरह मान लेते हैं. आराम आ गया छोड़ दिया, जैसे होता है ना दवाई खाई बुखार उतर गया अब दवाई छोड़ दो. तो वो हम में गलती रही ना कि कंटिन्यू नहीं किया. अच्छा इवन मैं अपने पैर की रिहैब की बात करूं, जब मेरा पैर का हुआ था तो ऐसा नहीं, डॉक्टर्स हर जगह रिहैब की एक्सरसाइजेस बताते हैं. एक तो वो भी कैजुअली बताते हैं. एक बार बताऊं मैं कि वो ये कर लेना ये कर लेना ये कर लेना, ठीक है, वो करते हैं 2-4 दिन करते हैं, चलने फिरने लगते हैं और हम भूल जाते हैं. अब मैं चल रही थी फिर रही थी सब कुछ हो रहा था. जब मैंने रनिंग स्टार्ट करी और फिर मैं अपना एनालिसिस कराने लगी तो मेरी बॉडी इम्बैलेंस हो रही थी क्योंकि मेरी राइट पैर इंजर्ड था. आई वॉज पुटिंग मोर प्रेशर ऑन द लेफ्ट लेग, जिसकी वजह से वहाँ पेन. हाँ. तो नाउ आई वॉज कॉन्शियसली वर्किंग कि दोनों साइड में वो करूं, पर फिर भी मेरा अभी तक एक पैर थोड़ा मुड़ता है. तो वो चीज़ रह गई क्योंकि हम रिहैब्स को वो इम्पोर्टेंस ही नहीं देते. तो इस बार जब मेरा पैर का वो टूटा ना, मतलब जो मेरा मेटाकार्सल क्या होता है उसको भूल गई मैं नाम, क्या होता है वो जो ये यहाँ की हड्डी होती है, मेटाटार्सल मेरा फ्रैक्चर किया था. उसके बाद मैंने रिहैब को बहुत सीरियसली लिया है. तो अब आई कैन जंप अराउंड एवरीथिंग. तो रनिंग में कैसे इंटरेस्ट आया आपको, कैसे एंटर किया ये रनिंग वर्ल्ड में? रनिंग का तो एक्चुअली मुझे लगता है कि बिकॉज आई वाज डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड आई वाज डूइंग जुम्बा, तो एंड लॉन्ग वॉक्स में करती थी, तो वो अपने आप ही ना एक कैपेबिलिटी आ गई थी. मैंने रियलाइज़ नहीं किया था बिकॉज रनिंग वॉज नेवर माई थिंग. और फिर उसके बाद हम गोवा गए थे लास्ट ईयर, तो बीच पे ऐसे दौड़ने का मन किया नंगे पैर, जैसे सैंड अच्छी थी, और मैं 1 घंटे तक दौड़ती रही. तो जब 1 घंटे तक दौड़ती रही, वॉच पे देखा तो 9 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स. तो फिर मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग आई शुड डू बिकॉज आई कैन डू. बट इतनी समझ अब है कि पहले ना अपने आप को चेक कराओ. तो तब मैं अपनी बॉडी एनालिसिस कराने गई थी कि मैं क्या अपनी बॉडी को हार्म तो नहीं करूँगी इफ़ आई रन, बिकॉज आई हैव हैड दैट एक्सीडेंट. तो फिर ये था कि आई कैन, बट इफ़ आई टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. माई नीज वर इन परफेक्ट कंडीशन, सब कुछ था. तो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली, जब आप रनिंग करते हो तब भी आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए. रनिंग नीज नहीं ख़राब करती, लैक ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. ये आपने जो बात बोली है ना, ये मतलब हम चीख चीख के थक गए हैं कि भाई तुम्हें 10 के स्टेप्स पूरे करने करो, तुम्हें मैराथन दौड़नी है दौड़ो, तुम्हें खेलना है खेल लो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता. हमें फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि अगर तुम उसे सप्लीमेंट करने के लिए, अपनी एक्टिविटी को सप्लीमेंट और सपोर्ट करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे, तो इवेंचुअली यू विल एंड अप इन पेन और गेटिंग इंजर्ड.
हाँ, तो ये एक है, मिथ है ये कि रनिंग से आपके नीज खराब होते हैं। नहीं हाँ, बिल्कुल, रनिंग से नहीं होते। रनिंग से बिल्कुल नहीं होते. हाँ. इफ योर quadricep is not carrying enough strength to support your knee. हाँ, इनफैक्ट मैंने कहीं पढ़ा था ये, मतलब अब क्योंकि मैं इस उसमें हूँ तो आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स कि जब आप हाई इंटेंसिटी हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज करते हो तो योर बोन्स गेट स्ट्रॉन्गर. तो अब आई डोंट नो हाउ फार इट इज़ ट्रू बट आई रेड समवेयर. एनीवे फॉर मी एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फाइन. Yeah, amazing. हाँ. मतलब अपनी गाड़ी चलनी चाहिए अपनी गाड़ी और चलनी पेन फ्री चाहिए. चलनी चाहिए. हाँ, पेन तो फ्री. इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालने का कहाँ से आइडिया आया? ये भी एक लंबी कहानी है. मैंने पीएचडी करी थी और पीएचडी के बाद मुझे आईआईटी के अंदर ही वो वहाँ मिल जाती है कि रिसर्च प्रोजेक्ट्स में कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स कह सकते हो आप. तो फिर उसके बाद देहरादून आए तो देहरादून में मैंने जहाँ बात करी वो कॉलेज बहुत दूर था. मुझे लगा वही भागम भाग वाली लाइफ शुरू हो जाएगी, सुबह निकलो शाम को आओ. तो वो जिस रिलैक्स लाइफ के पीछे मैं देहरादून शिफ्ट करी थी वो नहीं मिलती फिर. तो आई डिसाइडेड नॉट टू वर्क एंड देन माई एल्डर डॉटर, उसको मास्टर्स के लिए जाना था. तो फिर नानी ड्यूटीज़ कि उसकी बेटी को देखना था. तो फिर बस ये था कि मैं आप घर पे बैठ के ही करूँगी. एंड प्लस वो टाइम वो भी था जब मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे, तो अंदर से ना मन भी नहीं कर रहा था कि कुछ करूँ. बल्कि घर में सब बोलते थे इतना तू 9 साल पढ़ने के बाद और अब तू घर बैठ गई है, डज नॉट मेक सेंस. मैं कहा इट हैज़ टू मेक सेंस टू मी. मेरे को मन नहीं कर रहा कुछ करने का बिकॉज हेल्थ नहीं अलाउ कर रही थी. जैसे वो लो एनर्जी फेज़ जो होता है ना कि आपका मन ही नहीं करता, वो फेज़ चल रहा था मेरा. तो मैंने वो टाइम था कि थोड़े वर्कआउट्स भी उसी फेज़ में शुरू करा था. ये बात है 2021 के आसपास की ना. तो 2022 आई रिमेंबर. हाँ, तो तब से फिर मैंने शुरू किया. और उस गैप में मेरी डॉटर ने मुझे उसने भी क्या हुआ था कि उसका एडमिशन हो गया था इन MBA ISB में, और उसने अपनी जॉब छोड़ दी. फिर कोविड आ गया तो उसने अगले साल उसने जॉब पकड़ी. तो बीच के एक साल में शी स्टार्टेड एडिटिंग वीडियोज़ फॉर अ यूट्यूब चैनल. Okay. That was a work from home thing and she was very creative with that, making good amount of money also. उसने मुझे कहा कि आप थोड़ा बहुत ये करना शुरू कर दो, यू कैन स्टार्ट अर्निंग योर पॉकेट मनी फ्रॉम होम. तो उसने मुझे बेसिक सिखाए कि ऐसे ऐसे एडिटिंग करते हैं. तो आई एम नॉट वेरी क्रिएटिव, मतलब वो उसके एस्थेटिक्स मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं, बट एटलीस्ट बेसिक्स में सीख गई. फिर जब सीख गए तो वो जो मोबाइल पे जो वीडियोस होती हैं ना उन्हीं को थोड़ा एडिट शेडिट करके और फिर वो मैंने डालना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम पे. दैट वाज जस्ट बिकॉज टाइम पास करना था. तो जब उस टाइम 200-250 फॉलोअर्स थे, वो भी वो लोग जो आपको जानते हैं है ना, वो लोग थे. और फिर इंटरेस्ट आने लग गया. शुरू में तो ना सारे लाइक करते हैं, बाद में थक जाते हैं कि रोज़ पोस्ट कर रही है, फिर वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं. तो और उस टाइम पे मेरे पास एक्टिविटी क्या थी, मेरी ग्रैंड डॉटर, मेरी डॉग, जिसमें मैं मतलब होता है ना कि आपकी वो एक रूटीन में है मेरा पार्ट. थोड़े बहुत रेसिपीज़ और फिर फिटनेस तभी स्टार्ट करी थी तो आई हैड टू पोस्ट इट. और थोड़ा वो इंटेंशनल भी था इन द सेंस कि जब आप लुकअप करते हो कोई चीज़, गूगल करते हो, तो एल्गोरिथम आपको वही चीज़ दिखाता है. बिल्कुल. तो मेरे को क्योंकि आई वॉज ऑलवेज गूगलिंग फिटनेस पोस्ट 50 फिटनेस फॉर विमेन, तो इट स्टार्टेड शोइंग मी पेजेस ऑफ विमेन हु टुक अप टू फिटनेस लेट इन लाइफ, बट वो इंडिया के नहीं थे. ठीक है, उनमें से कुछ तो कोचेस भी हैं. तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि इन लोगों ने 50 साल में शुरू किया, 60 साल में शुरू किया, एंड आई कुड सी देयर फिटनेस. तो एक तो फ़नी एपिसोड था, मैंने अपनी मम्मी को दिखाया एक का पेज. शी इज़ मतलब जो जिनका पेज था शी इज़ इन 70s. मैंने कहा मम्मी इनको देखो ये कितनी फिट है. मम्मी देख रही, कह रही इसकी झुर्रियाँ तो गई नहीं. मैंने कहा मतलब वाई इज़ फिटनेस रिलेटेड टू यू बीइंग, मतलब वो यूथफुलनेस. Yes. यूथफुलनेस आपकी स्टैंस में आती है, बट आपके झुर्रियाँ तो रहेंगी ना, आपके सफ़ेद बाल भी रहेंगे, चश्मा भी चढ़ेगा, सब कुछ होगा. तो वो चीज़ एनीवेज, तो मैंने सोचा कि लेट मी, अब ये सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं, कोई अपने बिगिनर की स्टोरी नहीं डालता. मैंने कहा लेट मी स्टार्ट दैट. कि मैंने कहाँ से शुरू किया. ऐसा भी नहीं था कि कुछ दिखाना था. मैंने कहा लेट मी फ्लेक्स माई दिस जर्नी. मेरे को कुछ उम्मीद भी नहीं थी कि मैं इतनी आगे आऊँगी. सच बता रही हूँ ना, फिटनेस में उम्मीद थी कि मैं, जिसने कभी दौड़ा ही नहीं ज़िंदगी में, कि वो मैराथन्स में 10 किलोमीटर्स दौड़ेगा, हाईरॉक्स जैसी चीज़ कभी सोची ही नहीं थी मैंने इतना. तो बट ऐसे ही कि चलो मैं अपना यही डालती हूँ, जो मेरे ख़राब स्क्वाट्स हैं मैं यही डालती हूँ. तो उससे क्या, 2-4 लोग जो देखते थे वो मेरी फॉर्म पे कमेंट करते थे. तो वहाँ से ना मुझे ये तो समझ आया कि मुझे पर्सनल ट्रेनिंग लेनी चाहिए.
वहाँ से ये समझ में आया। और एक चीज़ जो मैंने, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ बहुत लेटर ऑन एक्सपीरियंस करी है, तो एक किसी से मैंने ये सुना था, जैसे होता है ना जब आप प्रेजेंटेशन देते हो तो ऑब्वियसली आपको उसमें काफ़ी लेग पुलिंग होती है कि ये बताओ वो बताओ, ये नहीं आता वो नहीं आता, कि अगर इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ना, शर्म नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, आता है नहीं आता, जो नहीं आता सीख लो। यस तो वही मुझ में थी कि जो क्रिटिसिज्म थी, आई टुक इट एज नॉट एज अ कि वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कि सोचूं कि कहाँ गलत हूँ। तो तभी मेरे दिमाग में आया। एंड राइट फॉर्म से बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे मैं पुशअप्स कर रही थी, जब मैं ऑनलाइन उसकी बता रही हूँ, मेरे हिसाब से मैं पुशअप्स ठीक कर रही हूँ, बच्चों ने देखा कि अरे मम्मी आपकी बैक बेंड कर रही है, और मैंने बहुत कोशिश करी कि बैक सीधी रख के करूँ, मुझसे शुरू में होता ही नहीं था। तो उसके लिए फिर पर्सनल ट्रेनिंग में बहुत फ़र्क पड़ा। आपने खुद में गलती ढूंढी, मेरी कमी कहाँ है, और हाँ हाँ, स्क्वाट्स सुधारी। में आपकी सिंपल चीज़ें, आपकी नीज़ किधर जा रही हैं, पैर की क्या है, कि पैर कितने वाइड हैं, बहुत चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। तो मैं तो आई एम टोटली जैसे दैट पर्सन कि टोटली आई डिपेंड ऑन माय पर्सनल ट्रेनर्स। हाँ, क्योंकि Your उनको coach. पता है आप पर कितना प्रेशर डालना है, कि नॉट टू गो इजी ऑन यू, एंड इतना ज़्यादा भी ना हो कि आपके लिए वो हो। तो Yes. जस्ट द राइट प्रेशर फॉर ग्रोथ। यस, इंस्टाग्राम का आपने यूज़र नेम कैसे सोचा? ये बताती हूँ, दिस केम आउट ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि जब मैं पढ़ भी रही थी तो इधर उधर से ताने तो सुनते थे मुझे कि मतलब मैं पीएचडी करते करते ही नानी भी बन गई थी। और पीएचडी तो ऐसा लगता है ना एंडलेस होती है, 5.5 साल में हुई है मेरी पीएचडी, और वो नॉर्मल होता है, दैट्स अ नॉर्मल फेज। तो ऐसा लग रहा था एंडलेसली चल रही है, कुछ ताने मारने लग गए, अरे तुम्हारी तो ना ग्रैंड डॉटर भी पहले स्कूल चली जाएगी, तुम अपनी पढ़ाई तुम्हारी ख़त्म नहीं होगी, कब होगी। और बहुत इधर, जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे को दर्द हो रहा है या फिर मेरी तो ये हो रहा है, अरे अब नानी बन गई, अब तो ये होगा। तो इट केम फ्रॉम देयर कि आई एम मोर देन जस्ट अ ग्रैंड मा ना, तो Yes. इसीलिए नॉट जस्ट अ ग्रैंड मा। और तब मेरे कोई फॉलोअर्स नहीं थे, इट वॉज जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ वट आई वॉज फीलिंग। यस, मैंने कुछ नहीं सोचा था वो नाम रखने के लिए। और जब आपका मतलब पेज पे फॉलोअर्स नहीं ना, आप कुछ दिमाग नहीं लगाते। तो इट वॉज जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ दैट। बच्चों ने देखा तो बच्चों ने हंसे, कहते हैं हाँ दिस इज जस्ट यू, क्योंकि दैट डिस्क्राइब मी काइंड ऑफ। यस, आपका अंतर मन की फीलिंग थी, वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं हाँ था शुरू हाँ में, बट नाउ इट इज़ इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल। तो जो आपकी एज के लोग हैं, हाँ। आपको उनसे कैसा रिस्पॉन्स आता है ऑन इंस्टाग्राम जब वो आपको भागते हुए देखते हैं? नहीं, वो यूजुअली मेरे डीएम्स भरे होते हैं, क्योंकि दे आर अ लॉट ऑफ स्पेशली विमेन आई वुड से, जो ओपनली नहीं डिस्कस करना चाहती, बट दे वुड, मेरे पर डीएम भरे हुए होते हैं हु से कि दे आर इंस्पायर्ड बाय मी। एंड कई बार तो मुझे बोलते हैं कि मेंटोर करो, तो मैं कहती हूँ आई एम नॉट ट्रेंड। मैं तो खुद पर्सनल ट्रेनिंग लेती हूँ, क्योंकि जो एक नॉलेज का जो फैक्टर होता है ना, वो एक्सपीरियंस का अपनी जगह है, पर वो नॉलेज को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। यस, एजुकेशन हाँ और प्रैक्टिकल हाँ, नॉलेज, मतलब इम्प्लीमेंटेशन उसकी। मैं अपने पेज पे एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, नॉलेज देने की मेरी हैसियत नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट ट्रेंड इन दिस फील्ड। मेरे को उतनी नॉलेज नहीं है कि मैं बताऊं कि ये एक्सरसाइज करोगे, आपकी ये चीज़ वीक हो रही है तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या पर्टिकुलर आप वो करो। मेरे तो मतलब आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन माई तो ये ट्रेनर्स। जो आपने बोला ना कि मेरी हैसियत नहीं है ये बताने की, ये बहुत हिम्मत वाली चीज़ है कि इन्फ्लुएंसर के लिए बोलना, क्योंकि जब आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उतरते हो और आप थोड़े फेमस हो जाते हो, आपको ये दिखाना पड़ता है कि भाई मेरे को तो सब आता नहीं, है। मैंने आपको बोला है मेरा पेज एक लर्नर का पेज है। मेरा पेज टेल्स माई एक्सपीरियंस एंड इट्स एन ऑन गोइंग जर्नी। कल कहाँ होती हूँ मुझे नहीं पता। तो और मैं कुछ प्लान भी नहीं करती, एवरी डे मैं सोचती हूँ कि कर रही हूँ, कल से बेटर हूँ। तो मुझे डिप्रेशन भी नहीं होती कभी भी कि भाई मेरे अभी भी ना, पता नहीं, पुशअप्स मेरे लिए बहुत एक वो है कि जैसे होता है ना, बहुत लंबा काम चल रहा है उस पर। अभी मेरे नी पुशअप्स में डेप्थ आई है, फुल पुशअप्स ट्राई करे, वो अभी भी नहीं, मतलब वो थोड़े बहुत तो हो जाते हैं पर फुल पुशअप्स नहीं आते जो विद द राइट फॉर्म। बट आई एम ओके विद इट, ठीक है, पहले से इम्प्रूवमेंट है, उसमें भी आ जाएगा कभी ना कभी। बिल्कुल, प्रोग्रेशन होना चाहिए हाँ कि अगर आप डे 1 पे जहाँ थे, डे 10 पे भी वहाँ हो अगर, तो दिक्कत है। एंड एवरी डे जो वो एक अलग अलग जगह सोरनेस होती है ना, वो मुझे मेडल लगता है कि इसका मतलब यहाँ पर मैंने चैलेंज किया खुद को। कई लोग उसी दर्द की वजह से रुक जाते हैं, आपको वही दर्द नहीं नहीं, इट्स अ push किया चैलेंज, जा रहा है। मतलब जॉइंट्स में नहीं होना चाहिए दर्द, यस मसल सोर होए वो अच्छी हैं। यस। अब वेजिटेरियन हो आप या नॉन टोटली वेजिटेरियन? वेजिटेरियन, Totally अंडा भी नहीं, vegetarian. अंडा भी नहीं। तो प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा करते हो अपना?
मैं प्रोटीन इन वो सप्लीमेंट्स लेती सप्लीमेंट हूँ लेते हो, बहुत बढ़िया। इसके लिए भी इट वाज एन इंटरनल फाइट, क्योंकि लगता था कि ये तो केमिकल्स हैं, घर का खाना ही खाना चाहिए। और तो फिर उसके बाद जब मतलब होता है ना, आपके कोचेज़ ही आपको समझाते हैं, फिर आप थोड़ा पढ़ो उसके बारे में कि कई बार होता है कि प्रोटीन होता है बट हमारे लिए अवेलेबल कितना होता है, वो सारी चीज़ें। फिर इट कम्स एट अ कॉस्ट कि उसके साथ आपको कार्ब्स कितनी मिल रही हैं, फ़ैट कितना मिल रहा है। इट्स अबाउट दैट बैलेंस ऑल्सो। कार्ब्स हमारे खाने में वैसे ही बहुत ज़्यादा है, फिर आप प्रोटीन जिस सोर्स से ले रहे हो उसमें भी कार्ब्स भरे पड़े हैं, तो इट इज़ स्टिल इम्बैलेंस्ड। Yes. आप बैलेंस नहीं कर रहे हो, तो इट बिकेम अ प्रैक्टिकल डिसीजन। तो फिर मतलब क्लीनेस्ट पॉसिबल आप थोड़ा रिसर्च करते हो, फिर वो लेते हो। तो अब मैं अपनी मतलब थोड़ा प्रोटीन पे ध्यान देती हूँ। खाना तो वैसे ही हमारा अच्छा ही होता है, इंडियन खाना इज़ अच्छा, अगर प्रोटीन बढ़ा दो तो। यस, हमारी सब्जियां वगैरह खूब होती हैं, फाइबर हम होल ग्रेन्स खाते हैं, दालें खाते थोड़ी हैं। सी रोटियां और चावल कम कर दें, हाँ, वो सब्जी। अपने आप कम हो जाती है। अब आप प्रोटीन बढ़ा लो, मतलब मैं ना ये नहीं सोचती कि मुझे रोटी कम खानी है, बट जैसे प्लेट में वैरायटी बढ़ा दी ना जब, वो रोटी एक ही हो गई, उसके बाद जगह ही नहीं बचती जब आप इतना कुछ खा रहे हो तो। एंड प्रोटीन फिलिंग भी होता है। तो मैं पनीर खाती हूँ, पनीर घर में बनाती हूँ, पनीर रेगुलरली खाती हूँ। तो मतलब डेयरी तो नहीं छूटता मुझसे, वीगन नहीं बना जाता, नहीं तो फिर वो मेरा समझ में नहीं आता कि प्रोटीन कैसे पूरा करूँ। वीगन नहीं बनना भी क्यों है, आपको हाँ तो मज़ा आ मतलब रहा है। हाँ, नहीं मैं मतलब मुझे बनना नहीं है, क्योंकि वैसे बता रही हूँ, कई बार उसके ऊपर भी बड़ी चर्चा शुरू हो जाती है पेज पे। वो बहुत लंबी वो एजेंडा है, एजेंडा की नहीं, तरह। मुझे लगता है टू ईच इज ओन। मतलब वही बात है कि अगर आप वीगन बन गए, देन यू हैव दैट प्रोसेस्ड फेक मीट टू कंप्लीट योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट, देन यू आर हैविंग मूविंग टुवर्ड्स प्रोसेस्ड फूड्स। देखो मैं आपको एक हाँ बहुत बहुत मोटी सी चीज़ बताता हूँ कि हाँ कहा जाता है कि चलो तुमने जानवरों को मार के खा रहे हो, ठीक हाँ है। वीगन फूड क्या है कि तुम कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना, ना एनिमल्स को खाना है। जो हम खेत हैं हमारे, ठीक है, खेत, आप जो वेजिटेबल्स फ्रूट खा रहे हो, जब उसमें कीड़ों से बचाने के लिए उसमें चीज़ें डाली जाती हैं जिससे कीड़े मरते हैं, हाँ, तो मतलब हाँ वो इन डेप्थ मतलब वो है, पर मेरे को ना थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिकल भी होते हो, है ना, कि भाई मुझे अच्छा। एंड आई बीइंग नॉर्थ इंडियंस, आप दूध की डाइट पे पले बड़े होते हो, बिल्कुल बचपन से ही दिन में 2 टाइम दूध जिसको दिया होता है, ना तो कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है हमें, हम पले बड़े हैं दूध की डाइट पे, देसी घी। मतलब मेरे घर में मैं घर में ही बनाती हूँ, वाइट बटर घी। ऑब्वियसली अब वो कंजम्पशन पहले जैसी नहीं रही है, बट ये हमेशा होता है और मुझे वो अच्छा लगता है। और तो डाइट में ये चेंज किया कि अब मैं कॉन्शियसली ना बैलेंस डाइट का सोच लेती हूँ। जैसे मैं अब आज का ही आपको एग्जांपल बताऊँ, मुझे पता था ट्रैवल करना है, तो मेरे को ढाबों पे वो भी अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ गरम ढाबे का खाया जाए। तो अब वो मिस्सी रोटी होती है, तंदूरी रोटी मिस्सी, सब्जी घर की होती है। जिसमें कहा जाता है कि इसमें सारा आटा है। हाँ, कुछ नहीं फर्क पड़ता, उतना आटा चलेगा। चाहे मैं कहती हूँ घर से चलने से पहले ना, आई हैड माई शेयर ऑफ सोक नट्स एंड आई हैड माई प्रोटीन शेक, क्योंकि वो प्रोटीन हर मील पे डिवाइड करोगे तभी एंड ऑफ द डे पूरा होगा। तो फिर उसके बाद एक मिस्सी रोटी चल गई, वो उसमें बेशक आटा हो, मैं आटा भी खुशी से खा लूँगी, आटा इज़ नॉट बैड अगर वो नहीं और नहीं, चीज़ों से बैलेंस जिसमें हो। कहा जाता है आटा है लेकिन उसमें मैदा भी होता है। अब आप कुछ भी कह लो, इतना मतलब मैं इतनी वो नहीं हूँ कि भाई सब कुछ छोड़ दिया नहीं, काइंड्स। मैं तो सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को। क्यों करना है किसी चीज़ हाँ, को। मतलब वो बैलेंस आउट कर लो ना। अब वो बचपन से जो हमारी ट्रैवल होती थी, रोड ट्रैवल, ये डिड नॉट कंप्लीट विदाउट अ ढाबा पिट स्टॉप। तो वाई मतलब उसको क्यों अपनी एक्सपीरियंस के इमोशन है साथ। वो तो एक, है हाँ ना, वो ढाबे पे ठीक है, रुक वो के। चाय में से चीनी चली गई पर चाय तो चाहे चलेगी। तो है, और परांठों के साथ अगर नहीं, मक्खन पराठा डाल नहीं, के, तंदूरी रोटी। यार मेरे लिए तो परांठा हो, परांठों के ऊपर मक्खन रखो और साइड में मैं बताऊँ, चाय। मेरे लिए वो अब चीट मिल हो गया। जैसे किसी दिन होता है ना कुछ अच्छा खाना है, तो आई मेक अ लाइट घी का पराठा एंड आई हैव इट विद अचार। तो दैट इज़ माई चीट मिल नाउ। मतलब वैसे चीट मिल भी नहीं, आई वुड से कंफर्ट फूड, आई विल नॉट कॉल इट चीट। मतलब चीट मील तो कुछ भी नहीं होती। बाहर का खाना इन जनरल मुझे अब पसंद ही नहीं है। आई एन्जॉय घर का खाना, तो आई थिंक आई एम इन अ हैप्पी स्पेस कि जो चाहिए वो मिल रहा है। बहुत सही। आप इस एज में रोडीज में जाने का कहाँ से सोच लिया आपने? दिस जस्ट हैपेंड, Okay. मतलब कुछ नहीं सोचा था मैंने। बट हाँ, ये चीज़ है कि ये मेरे में, मैं बताती हूँ कि ये मेरे को पीएचडी करने के बाद ना एक ये चीज़ तो दिमाग से निकल गई कि किसी चीज़ के लिए भी ये सोचूं ये मेरे लिए नहीं है। क्योंकि मैं जब पीएचडी में एडमिशन लिया था या एमटेक में गई थी, उसके 1 साल पहले
जब मैं कड़छियाँ चला रही थी घर में तो कोई मुझे कहता कि 1 साल बाद तू कॉलेज जाएगी, मेरे को वो पागलपन लगता। बट थिंग्स जस्ट स्टार्टेड हैपनिंग। एमटेक हुई, एमटेक के बाद पीएचडी करी, तो मेरे को ना अच्छा तब भी ये लगता था, मुझसे लोग पूछते थे कि कोई एज लिमिट नहीं है क्या। सच बताऊँ तो मेरे अंदर भी ये थी एक क्वेश्चन, लेकिन जब आप जाओ पूछोगे तो पता चलता है कि हर चीज़ में एज लिमिट नहीं होती, पूछोगे तो पता चलेगा ना। तो वही चीज़ मुझे अब दिमाग में ये तो आ गई कि आपका ना आपके दिमाग में होता है कि शायद आपके लिए नहीं है। तो रोडीज़ कैसे हुआ था कि जो मेरे ट्रेनर हैं वो रोडीज़ के बहुत बड़े फ़ैन थे। हाँ, तो उन्होंने ऐसे बोला कि मैं इस वीकेंड पे जा रहा हूँ रोडीज़ का ऑडिशन देने, और उन्होंने बोला आप भी चलो। बिल्कुल कैजुअली उन्होंने बोला आप भी चलो। तो मैंने ना बहुत पहले देखा था और तब गाली गलौज देखी थी, तो मेरे दिमाग, और मैं बच्चों को भी नहीं देखने देती थी कि तो मैंने देखी भाई रोडीज मत देखना। मतलब मैंने वैसे घर का केबल ही कटाया हुआ था। मैं उस मतलब मैं आई हैव बीन दैट माता जी। रघु के टाइम पे देखा था आपने? हाँ, वो तब एक आध देखे थे ना गाली गलौज, तो मेरे को था कि ये दिस इज नॉट। मैंने वो देखा है कि बहुत अच्छे से बुली होते थे जो रोडीज होते थे ना, डांट पड़ रही है, वो कर रही है। तो आई थॉट कि वो तो यंग पीपल्स शो है, दिमाग में था, तो नॉट फॉर मी। तो मैंने कहा पर उसमें तो गाली गलौज होती है, तो बोले आप नहीं होती। तो वैसे होती अभी भी है वो बीप आउट कर देते हैं। और अगर रोडीज चल रहा है बिना गाली के रोडीज, मजा भी नहीं आएगा देखने में यार। तो एनीवेज तो मैंने कहा मैं जाऊँ, मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, मैं कहा जाऊँ मैं, अब उनको सबको घर में आदत पड़ चुकी है। बोले हाँ चली जा तू। मतलब इट वाज लाइक दिस। मैं सुबह लाइन में लगी 5:30 बजे, अंदर गई, बहुत भीड़ थी, वीडियो कॉल करी बच्चों को, और बच्चे अरे मम्मी क्यों परेशान हो रही है, घर आ जाओ। मैं कहा नहीं, दे के आऊँगी मैं ऑडिशन। रात को 8:30 बजे नंबर आया मेरा। देहरादून में था ऑडिशन या ना, दिल्ली में था। अच्छा, दिल्ली स्पेशली आई थी मैं। ठीक है। तो मैंने उसमें क्या हुआ कि एक तो इतनी भीड़ थी वहाँ, उन्होंने बोला 30 सेकेंड है अपने आप का इंट्रोडक्शन देने का। तो मैंने ना टाइम लिमिट पे ज़्यादा ध्यान दिया। मैंने सोचा वो इनिशियल है, उसके बाद तो होगा ऑडिशन प्रोसेस। मुझे पता नहीं था कि वही डिसाइसिव फैक्टर था कि उस 30 सेकंड में आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो टू इम्प्रेस। तो मेरा बहुत इंसिपिड सा इंट्रोडक्शन था, एंड आई थिंक हमारे ग्रुप में शायद नोबडी हैड रियली इम्प्रेस्ड, बिकॉज एक तो क्या हुआ, ग्रुप डिस्कशन के नाम पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई वहाँ, एक दूसरे कॉलर पकड़ लिए गए 2-4 लोगों ने। तो जो मॉनिटर थे जो ले रहे थे, तो उन्होंने फिर बोला जाओ हो गया तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन। एंड आई वाज लाइक कि हो भी क्या, पता चल गया था कि कुछ नहीं हुआ हमारा। बस उन्होंने जैसे एज पूछी, उस टाइम मैं 57 की थी, तो बोले आपके बच्चे किस किस एज के हैं। तो मैंने बोला कि 34, 30 एंड 26। तो बोले रोडीज़ के लिए तो वो भी लेट है। तो मैंने कहा पर पहले मेरे में फिटनेस रिलेटेड वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं आती या सोचती। बट एनीवेज आई वाज नॉट सिलेक्टेड, और जाने से पहले मैंने किसी को नहीं बताया था कि मुझे लगा बेइज्जती होगी। वो होती है ना, लोग मजाक बनाते हैं कि चलिए रोडीज़ का वो लेने। फिर मुझे लगा कि घर आके मैंने सोचा कि वाई डू वी ऑलवेज बोस्ट अबाउट आवर अचीवमेंट्स, even rejections are a part of experience. Yes. So I made that blog the story of my rejection. ठीक है, I did not expect it but that went viral. तो फिर रणविजय ने भी उस पर कमेंट किया था। तो उसी पे किसी ने मुझे कमेंट किया कि why did you not go to चंडीगढ़, चंडीगढ़ ऑडिशंस वर ओवर। और मैं सोच के गई थी होना होगा तो एक में ही हो जाएगा। वो एक ईगो होती है जो नहीं होनी चाहिए। बिकॉज उस ऑडिशन में मैंने जो अपनी कमियाँ थी वो रियलाइज़ करी। तो फिर मैंने हैदराबाद गई। हैदराबाद अगले दिन था जब मैंने सोचा, अपने हस्बैंड को जस्ट बोला मैंने कि हैदराबाद चली जाऊँ, एक लास्ट बार चुल मिटा लूँ अपनी कि मैंने एक कॉन्शियस एफर्ट के साथ दिया है ऑडिशन। बोले तू जा। तो उन्होंने मेरी टिकट्स वगैरह कराई, मैं चली गई वहाँ पर, आई गॉट सिलेक्टेड। तो बस। वहाँ का ऑडिशन कैसा था? अब इस टाइम पे आई न्यू कि आई हैड टू इम्प्रेस, तो मैंने इंट्रोडक्शन अपना थोड़ा उस तरीके से दिया कि जिसमें मेरा पर्सनैलिटी दिखे। बिकॉज आई थिंक आई एम दैट पर्सन मतलब जो कि हर नई चीज़ ट्राई करने को तैयार है। एंड जो होते हैं ना सोसाइटी के एक वो एज रिलेटेड जो एक टैबूज, हर सारे टैबूज होते हैं, या ज़बरदस्ती आप पर आपकी एज को लेकर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, आई एम वेरी मच अगेंस्ट दैट। और मैं आपको एक, मेरी मदर है, शी इज़ 78, मैं उनमें रियलाइज़ करती हूँ कि कहीं ना कहीं उनको लैक ऑफ रिलेवेंस फील होता है। तो वो हमारी सेल्फ क्रिएटेड है, हम अपनी एज पर थोप लेते हैं कि अब तो हम नहीं कर सकते, ये हमारे लिए नहीं है। वो रेलेवेंस ना खुद क्रिएट करनी होती है अपने लिए। तो जो मन करता है कर लो। और मैं मतलब अगर थोड़े और पीछे जाऊँ,
मैं कभी भी ना बहुत अच्छी होम मेकर थी नहीं। मतलब एक होता है ना, कई लोग होते हैं कि घर साफ सफाई करने में, खाना बनाने में आनंद आता है, मुझे नहीं आता था। आई एम अ गुड कुक, बट अगर तीनों टाइम कुकिंग करते तो मुझे वो बोझ लगता था। वो आपका पैशन था खाना बनाना कि मुझे ये हाँ, पसंद है। पसंद है, पर वो थोपना ना, वो हाँ। तो मैं कामचोर कुकिंग की रेसिपीज़ मेरी वहाँ से बननी शुरू हुई प्रैक्टिकली, कि मुझे तीनों टाइम नहीं लगना, एक ही टाइम को ऐसे बना दूँ कि सब कुछ आ गया उसमें। तो मैं वन पॉट रेसिपीज़ वगैरह से एक्सपेरिमेंट करती थी। और मेरे बच्चे बेचारे वो बहुत दया के पात्र थे क्योंकि वो सारे एक्सपेरिमेंट्स मेरे झेलते थे तो वो कुछ भी खा सकते हैं, वो ऐसे बच्चे बन गए हैं। तो एनीवेज, तो वहाँ से ना मतलब एक वो शुरू हुआ कि भाई कुछ भी कर लो। जैसे मेरे को डांसिंग पसंद थी और मैं स्टेज पे, अच्छा हम जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ, पार्टीज़ में तो जाते नहीं थे। अब जैसे शादी की पार्टी में गए, वहाँ डीजे फ्लोर खाली है, म्यूज़िक चल रहा है, मन कर रहा है डांस करने का, लेकिन आप जाओगे नहीं, है ना। मतलब खासकर मैं अपनी बात करूँ, ठीक है। वे अच्छा उस टाइम जब डांस फ्लोर खाली होता है ना, लोग खींच खींच के लाते हैं, अरे चलो चलो चलो। तो मैं तो वेट करती थी कोई एक बार खींच दे मुझे मैं खींच जाऊंगी तो मैं स्टेज पे चढ़ जाती थी और मैं अकेले नाचना शुरू। अब बच्चों को शर्म आती थी, तो बच्चे ने मना नहीं कभी किया। मैं मतलब दैट वे आई रियली सपोर्ट देम। वो मेरे आसपास वो भी नाचना शुरू हो जाते थे, मेरे हस्बैंड भी ज्वाइन इन कर जाते थे, फिर और लोग भी आ जाते थे। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना, तो अब मेरे पास टाइम नहीं था घर संभालने का। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम सब हॉस्टल मेट्स हैं, एक बेड पे कपड़ों का ढेर है धुले हुए, वहाँ से निकालो, अपने अपने प्रेस करो और जाओ, ठीक है। इतने दिन में एक टाइम खाना बन रहा है, उस सब्जी को एक टाइम तो रोटी से खा लिया, दाल को एक टाइम चावल से खा लिया, और तीसरे टाइम उसी सब्जी को ब्रेड के बीच में लगाया, सैंडविच बना के खा लिया। तो हम उस तरह से जी रहे थे, बट आई वॉज सो रिलैक्स्ड कि आई बिकेम अ हैप्पी मदर एंड माई किड्स वर लविंग इट मच मोर। कि माँ तो हमें घर संभालने के लिए नहीं कह रही और खुद भी नहीं कर रही तो मतलब वो मुझे लगता है कि हम ना अपने ऊपर एक वो स्टीरियोटाइप थोपते हैं कि मदर्स आर सपोज टू बी लाइक दैट। अ मदर कैन बी नॉट वेरी परफेक्ट होम मेकर, यस, दैट इज ऑल्सो फाइन। मदर कैन बी अ रोडी आपने एग्जांपल सेट कर दिया हाँ, बहुत। मतलब मुझे लगता है कि वो परफेक्शन जो स्टीरियोटिपिकल परफेक्शन की वो होती है ना, आई थिंक अननोइंगली वो मेरे को एडिक्शन हो गई उस चीज़ की, कि वो अब दिमाग में आना ही बंद हो गया। एंड वो लोग क्या कह रहे हैं वो सुनना बंद हो गया था मुझे बिल्कुल भी। तो जब मैंने पढ़ना भी शुरू हुआ था, ऐसा नहीं है, मुझे ताने मिले थे कि बच्चों के पढ़ने की उम्र में खुद बस्ता टांग टांग के चली है, या फिर अगर मेरा कोई अगले दिन कोई टेस्ट है, प्रेजेंटेशन है, और मैं कोई सोशल इवेंट मिस कर रही हूँ, कोई शादी मिस कर रही हूँ, तो ज़्यादा बन रही है, और इसी ने पढ़ाइयाँ करी हैं कि औरों ने नहीं करी। मतलब वो दैट काइंड ऑफ थिंग ना, वो मैंने सब फेस किया है, बट आई थिंक दैट अल्टीमेटली हैज़ मेड मी हु यू आर डिफरेंट। टुडे। हाँ, मतलब वो बेशरम बेशरम इन अ गुड वे, हाँ हाँ जो सब मेरे हिसाब से सबको होना चाहिए, तभी आप अपने खुद को पहचान पाओगे कि आप एक्चुअली में हाँ। कौन हो, पर राइट। एक डिसएडवांटेज भी है, अब बच्चों को सलाह देने लायक नहीं रही मैं। ये बोलते खुद तो सब कुछ करा हमें रोक सलाह रही देनी भी क्यों है हमें आपको, अगर देखो आपको भी अगर दूसरों की सलाह पे चलना होता तो हाँ, आप नहीं भी नहीं, आगे। मैं वैसे मैं बच्चों को कोई मैं इंटरफेयर करती भी नहीं हूँ। और वैसे तो ये तो कहने की बात है, सुनता कौन है कि मैं तो भली अगर बन जाती हूँ कह के तो रोडीज क्या चेंज लेके आया आपकी लाइफ में। रोडीज़ ने ये चेंज लेके आए मुझे। पहली बात तो जब मैं वहाँ गई हूँ तो वहाँ सारे बच्चे, उनका जो फिटनेस लेवल था, आई थिंक मेरा वहाँ पर जाके फिटनेस की तरफ और रिस्पेक्ट बढ़ी ही है कि हाउ मच अ बॉडी इज़ केपेबल ऑफ डूइंग। और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि रोडीज़ क्या सपना लेके काफ़ी टाइम से ट्रेन कर रहे थे अपने आप को। तो वो ट्रेनिंग दिखती है आपकी कि आपका जो है ना बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। और मैं तो अब अगर आप संग्राम सिंह की स्टोरी सुन लो, या मैं अपना ही मैं तो कभी बचपन में भी नहीं खेली, और मुझे लगता है बॉडी कितना रिस्पॉन्ड करती है आप जो अपने ऊपर काम करते हो। सबसे ज़्यादा तो यही आपको फ़र्क ला के देती है इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। ये हो सकता है कि मेरी एज में शायद थोड़ी प्रोग्रेस स्लो एंड डिलेड होगी, दैट इज़ द ओनली थिंग, बट प्रोग्रेस उतनी ही है। अगर काम करोगे आती है। मैं पहले 1 किलो के डंबल से काम करती थी, तो अब मेरे घर में भी मतलब 10 किलो तक का डंबल है। और मतलब और कुछ कुछ जैसे ऑब्वियसली जैसे अगर आप वो करते हो वो सूमो स्क्वाट्स वगैरह, यू कैन लिफ्ट मच हायर। यस यस यस। हाँ हाँ, तो वो चीज़ है। तो रोडीज़ ने चेंज है मेरे को फिटनेस के लिए, और रिस्पेक्ट बढ़ी है मेरी रोडीज़ से आने के बाद। और
बाकी तो सब सेम ही है, थोड़ी बेशर्मी पहले भी थी पर इतना एक रियलिटी शो आपके इतना फेम ला सकता है, ये मुझे मतलब मैंने रोडीज़ को हल्के में लिया था पहले, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने नहीं रियलाइज़ किया था कि दैट गेव मी एक अनदर लेवल की रिकग्निशन एंड आई फील ग्रेटफुल फॉर दैट। आप किसकी टीम में थे? मैं टीम रिया, टीम गैंग रिया। हाँ गैंग रिया में थे। मैंने तो कई सालों से देखा ही नहीं है। तो पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब हार्डकोर होता था, ठीक है। अब कैसा है रोडीज? मतलब व्हाट इज, नहीं, हम तो अभी देखो टीवी पे देखते हैं, हाँ ठीक है, हमने तो देख लिया कि क्या चल रहा है, बट बिहाइंड द सीन्स कैसा शो है वो? मतलब इज नहीं इट? देखो अभी भी वो है, मतलब आई थिंक जब वो लेते हैं सबको, क्योंकि इट इज़ अ रियलिटी शो, तो हार्डकोर अभी भी है, बट देन एवरी स्पाइस इज नीडेड आई थिंक। यस, 100%। तो वो होता है ना कि अगर खाली वही होगा तो इट विल बी, क्या फ़र्क पड़ेगा कि वो तो ओलंपिक्स हो गए या कुछ हो गए, उनमें कोई फ़र्क ही नहीं होगा। तो उसमें टू स्पाइस इट अप देयर इज डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, तो वो उसमें वो फैक्टर है जो विच आई फेल टू ग्रास्प इट राइट बैक देन। मैं आई थिंक मैं खुद अपने आप को देखती हूँ तो क्रिंज करती हूँ कि हाउ बोरिंग वाज आई। मतलब देयर वाज अ लॉट आई कुड हैव डन, देयर इज अ रिग्रेट डेफिनेटली, बट दैट इज़ ऑल्सो अ लर्निंग प्रोसेस यस, कि आप अपनी कमियों को खुद पहचानो। और मैं आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म। इतना मेरे को बैकलैश मिला, कुछ नहीं करा वहाँ जाके। उस टाइम मुझे भी गुस्सा आया था वैसे, मुझे लग रहा था कि मतलब मेरे दिमाग में था टास्क करने गए हैं, टास्क तो करना है। एक तो खुद ही डर लग रहा था कुछ टास्क देख के, फिर मुझे खुद पता था मेरे गैंग में मेरे से बेटर लोग हैं, है ना। तो लेकिन बस ये था कि हमें तो मौका नहीं मिला, तो वहाँ गुस्सा भी आया। लेकिन अगर आप फेयरनेस के साथ देखो तो टास्क में ऑब्वियसली द बेस्ट विल बी सेंट, यस, है ना, वो चीज़ थी। और एक चीज़ जो मैंने अपना पॉइंट बोला, क्योंकि वहाँ पर था कि भाई जो एक बार प्रिंस नरूला उन्होंने बोला भी था कि इन यंग बच्चों को देखो, इनके आंखों के सपने देखो, आपको खुद इनको आगे जाना चाहिए। तो तब मुझे वो चीज़ हर्ट करी थी, बट उन्होंने रियलाइज़ भी करा। मे बी उन्होंने इस इंटेंशन से नहीं बोला, बट बाद में उन्होंने बोला कि भाई हाँ ये चीज़ गलत बोली गई थी कि मतलब अगर मैंने पूरी उम्र तो एज अ बीइंग अ मदर, हमारे उसमें कुछ हमारी सोसाइटी में ना मदरहुड को संभव एक सैक्रिफाइसेस से कोरिलेट कर दिया जाता है कि आप मतलब वो उसको पेडेस्टल पे रखते हैं कि भाई माँ का त्याग है ना। मुझे लगता है कि माँ का त्याग जो होता है ना 1-2 साल के बच्चे तक का तो लॉजिकल है, जब बच्चा आप पे टोटली डिपेंडेंट है। उसके बाद आई थिंक हम वो चिपका लेते हैं हम अपने ऊपर, ज़रूरत नहीं है। बच्चे भी नहीं लाइक करते उसको, है ना, कि माँ बिल्कुल। चिपकी बड़ी है हम पर। बच्चे भी नहीं लाइक करते, उनको भी वो जियो जीने दो का ना सिद्धांत तब से शुरू कर देना चाहिए। तो एनीवे तो लेकिन ना मुझे तब ऐसा लग रहा था यार पहले तो मैंने ऐसे नहीं किया कुछ, और अब जब मेरा टाइम आया, एंड अगर देखो तो टाइम शायद उन बच्चों के पास मेरे से ज़्यादा है, भाई लाइफ स्पैन तो है ही ना एक, बिल्कुल। तो मैं अब भी पीछे बैठी रहूँ तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो वो चीज़ तो इसलिए इन अ वे आई हैव बिकम अ फाइटर नाउ। पोस्ट रोडीज़ बहुत आंखें खुली हैं, क्योंकि वहाँ आप उन्हीं सर्कमस्टांसेस में रहे हो। और जैसे मैंने एक वो काटा बाटा वाला था, पता नहीं आपने देखते नहीं हो, एक था टास्क था उसमें आई वाज सपोज टू मतलब थोड़ा, और ये था डबल क्रॉस ही करा मैंने अपने अलायंस को। बिल्कुल मेरे वाला काम एक और टीम में दूसरे लड़के ने भी किया, उसको तो भैया उधेड़ डाला था उन्होंने। इतनी लड़ाइयाँ हुई, मुझसे कोई लड़ा भी नहीं। मतलब इट वॉज आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आई अंडरस्टैंड, बट कभी कभी लगता है कि ट्रीट मी एज एन इक्वल इफ़ आई एम ऑन अ शो। मैं एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, यस, तो यहाँ मैं कहूँगी मेरी पीएचडी में मुझे बहुत एज एन इक्वल ही था। मतलब मेरे साथ के बच्चों ने मुझे रिस्पेक्ट भी दी, लेकिन मुझे उतना ही खदेड़ा गया, उतना ही। और शुरू में मैं कई बार सोचती भी थी मुझे क्या पड़ी थी दोबारा पढ़ने की, आराम से बैठ के सास बहू के सीरियल देखती कि डांटे खा रही हूँ, रात रात जाग रही हूँ, बट दैट इज़ अ फन ऑफ इट। यस। मेरे को ये मैंने मैनिफेस्ट किया था अपने लाइफ की कि मेरे को काश दोबारा पढ़ने का मौका मिल जाए। लेट मिला बहुत, तो मेरे लिए वो बहुत हार्ड अर्नड था, वो जो था ना पढ़ने का दोबारा मौका। तो आपने कौन कौन सी डिग्रीज की हुई हैं? मैंने बीटेक करी थी 89 में थी। 89 में। फिर उसके बाद मैंने 2011 में एमटेक ज्वाइन किया, ओके। फिर वो पास आउट किया। फिर एमटेक और उसके पीएचडी के बीच में भी 1 साल का गैप आ गया था। 2011 में आपने एमटेक की, तो 2013 में ख़त्म हुई। ठीक है। उस टाइम आपकी एज क्या थी? उस टाइम मैं 46 की थी। 40। सो आपने मास्टर्स 46 में? हाँ, फर्स्ट 46 में करी। और इनफैक्ट मेरा ना, क्योंकि मैंने बीटेक के बाद कुछ नहीं किया था, तो मैंने वो नहीं लिया था, उसको कहते हैं ना माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ओके। तो फिर मेरा वही था, क्या बोलते हैं, एनरोलमेंट नंबर वही चल रहा था,
जो मेरा बीटेक का था 1985 का, वही मेरा एनरोलमेंट नंबर चल रहा था। तो आई वॉज द पर्सन विद द ओल्डेस्ट एनरोलमेंट नंबर कॉलेज में उस टाइम पे, जब क्योंकि मैंने 2011 में जब कॉलेज कहाँ से की फिर आपने? जामिया मिलिया इस्लामिया से किया था मैंने बीटेक। सेम कॉलेज से मैंने एमटेक करी। अच्छा। और पीएचडी मैंने आईटी दिल्ली से करी। तो उसमें एडमिशन में मेरे को 1 साल लगा। उसमें भी मेरे 2 बार रिजेक्शन हुए थे, थर्ड ट्रायल में मेरा हुआ था। तो वही ना, रिजेक्शन इज़ ऑल्सो अ जर्नी। हम लोग बहुत ईगो पे ले लेते हैं कई बार कि भाई फेल हो गए। ईगो पे लेना है तो ईगो पे लेके कर दो दोबारा उसे, और मैं कहती हूँ ना भी होए, ना भी होए, हाँ, मतलब ज़रूरी नहीं हर चीज़ होए। यस। है ना, मैंने बीड़ा उठाया था कि मैं हाफ मैराथन दौड़ूंगी, आज तक नहीं हुआ मुझसे। अरे 10 किलोमीटर तो अच्छा दौड़ रही हूँ। मतलब ऐसा सोचूं कि 10 किलोमीटर पहले से इम्प्रूव हुई और 21 नहीं भी दौड़ी तो क्या आफत आ गई। ग्लास या तो कईयों को आधा फुल दिखता है, कईयों को आधा खाली दिखता है। हाँ, वही मुझे लगता है कि इट डज़ नॉट मैटर। हम लोग बहुत इट्स ऑल अबाउट अचीवमेंट्स आजकल के उसमें ना। अगर आप इवन सोशल मीडिया पे देखो, एवरीबडी, उनकी हर किसी की लाइफ पिक्चर परफेक्ट दिखती है। ऐसा लगता है कि सब कोई सुपर अचीवर्स ही हैं। नहीं होते, बिल्कुल नहीं होता। नहीं होते। तो नहीं है, मतलब मेरे थर्ड ट्रायल में पीएचडी में हुआ, पर मैं लगी रही कि भाई करना तो है, ये डू और डाई मिशन है, यही ज़िंदगी है। होगा तो होगा और नहीं होगा तो फिर हार मान लेंगे। अगर लगा कि भाई 2 साल बीत गए रगड़ते हुए फिर तो इसका मतलब काबिल ही नहीं है, मतलब वो फिर एक्सेप्ट कर लो एंड मूव ऑन। हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लिए बनी है, बट स्टिल मेरे को था, और मेरे को दिखता था, होप दिखती थी मुझे अपने में। दिखता था कि कई बार होता है, इट्स लक फैक्टर ऑल्सो, कि आपसे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे। कई बार ये इट्स लक ऑल्सो, क्योंकि जब मेरा हुआ, जिस टाइम पे हुआ, उस टाइम पे आई आंसर्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इट्स लक ऑल्सो, मतलब कई बार सही समय पे बट देन यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड ऑल्सो बिट ऑफ बेशर्मी कि नहीं हुआ, फेलियर है, तो फेलियर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जर्नी। यस, बिल्कुल। मतलब एक रूल है, फेल फास्ट। मतलब आप जितनी जल्दी फेल होगे उतनी जल्दी सुधार के सीखोगे। मेरे हिसाब से तो सक्सेस से ज़्यादा आपको फेलियर सिखाता है। हाँ, एंड फेलियर, बीइंग अ फेलियर इज नॉर्मल। मतलब इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। आप कहीं हर जगह आप एक्सेल नहीं कर सकते, ये इंसान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एंड फेलियर को आप ऐसा सोच लो कि लर्निंग, एक तो क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि आप में अगर एप्टीट्यूड किसी चीज़ के लिए नहीं है, वो होता है ना कि टीचिंग अ फिश टू क्लाइंब अ ट्री, तब तो आप चेंज कर लो अपना पैशन, क्योंकि आपको अंदर से पता चलता है कि मैं इसके लिए बना हूँ या नहीं बनी हूँ। अगर आपको अंदर से लग रहा है ना मैं इसके लिए बनी नहीं हूँ या नहीं बना हूँ, छोड़ दो उसको। लेकिन अगर अंदर से आपको लगता है तो कीप ऑन ट्राइंग, ये अंदर से ही पता चलता है। तो जब आप रोडीज शो के बाद, आपको पता है कि कितना बड़ा कल्ट है रोडीज का शो, राइट? और स्पेशली यूथ में। तो इस एज में आपको फील हुआ कि आप एक यूथ आइकन की तरह भी निकल के आई हैं? लॉट ऑफ यंग पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। हाँ, मतलब वो मैं कहूँगी। और मेरे को हैरानी होती जब कहते हैं कि मैनी पीपल टेल मी दे वॉच द शो बिकॉज ऑफ मी, एंड मुझे कई बार फिर बहुत शर्मिंदगी होती है कि आई लेट देम डाउन, मैंने कुछ किया नहीं। मैं हर बार कहती हूँ पर मैंने कुछ किया नहीं। नहीं आप वहाँ पहुँचे, यही बहुत बड़ी बात थी। बट आई विश आई हैड डन मोर, दैट इज़ समथिंग, मतलब जस्ट। तो रोडीज फिजिकली ज़्यादा चैलेंजिंग है या फिर मेंटली ज़्यादा चैलेंजिंग है? बोथ। फिजिकली तो है ही, और आपको वो शो में दिखता नहीं है, बट आप सोचो कि 24 घंटे आप सुबह उठे हो, नहाए हो नहीं नहाए हो, आपको तैयार होना है, आपको जाना है ऑन द सेट फॉर जो भी कोई उस दिन का टास्क होता है। आते हो, लड़ाइयाँ होती हैं, फिर उसके बाद उस लड़ाई झगड़े, और उसके बाद फिर आपको फिर तैयार होना है। जिस दिन वोट आउट नाइट है, पूरी रात आप जागते हो। वहाँ पर हमारे पास कोई फ़ोन नहीं, कोई घड़ियाँ नहीं, एंड जो इतनी कई पूरी रात हम जागे हैं ना, यू लूज़ ट्रैक ऑफ टाइम ऑल्सो, एंड आप उसी लड़ाई झगड़े पॉलिटिक्स के माहौल में हो, है ना। तो वो इट इज़ वेरी टैक्सिंग फिजिकली एज वेल एज मेंटली। तो वो डेफिनेटली है, मतलब आप बिना रेस्ट के कर रहे हो। तो हमें वहाँ कॉन्स्टेंटली बोला जाता था कि जब हो सकता है सो। वो तो खैर मैं करती थी, मुझे तो दिन में सो जाते थे? दिन में तो सोने का टाइम ही नहीं मिलता था। अच्छा। पर मैं रात को सोती थी प्रॉपर, मतलब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मैं अपना सोती थी। ज़रूरी है। मैं नींद आती भी थी मुझे। मतलब यहाँ मैं कहूँगी कि ये फ़र्क तो है ऑफ अ सर्टेन एज कि यू नीड योर स्लीप, तो आई नीड माई स्लीप। सो डोंट यू थिंक ये स्लीप अगर कम एज से इंसान अपनी मेंटेन करने लग जाए, हाँ, तो थिंग्स विल बी बेटर? हाँ, वो भी आई थिंक आई वाज ब्लेस्ड कि मेरे फादर सुबह 4 बजे उठने वाले थे, तो दैट ऑटोमेटिकली गॉट एब्जॉर्ब्ड इन अ सिस्टम। वो क्या, सुबह उठते थे ना, शोर सा मचाना शुरू कर देते थे, अरे उठ जाओ, मतलब वो ना कुछ
तो हम सो नहीं पाते थे, पहले तो हम इरिटेट होते थे, पर फिर वो हमारी आई थिंक बॉडी क्लॉक वैसे सेट हो गई थी। यस तो इट वाज अ ब्लेसिंग। और फिर हमने, मेरे पास जर्मन शेपर्ड है तो उसको ऑफ लीश खिलाना होता है, तो सुबह उठना ही पड़ता है ऑफ लीश खिलाने के लिए कि कोई उठा ना हो तब। तो अब वो नहीं सोने देती कि मेरा खेलने का टाइम उठो। तो रोडीज की कौन सी एक ऐसी सिचुएशन, ऐसा मोमेंट है जो आपको हमेशा याद रहेगा? आई थिंक एक तो जो मेरा पीआई था उसमें जब पहले उन्होंने बोला ना कि आपके लिए देयर बी नो बिडिंग, तो मुझे लगा कि मैं अब मेरे को आउट हो गई। और पीएचडी के बाद भी ना ऐसा था कि जैसे पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च के लिए काफ़ी जगह क्या हर जगह ही आई वॉज ओवर एज। ओके तो ना फिर लगता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, देन यू कम एट अ पॉइंट जहाँ आपकी एज आपके आगे आ जाती है। ठीक है, तो मेरे को जब उन्होंने बोला कि भाई हमें अच्छा लगा कि आप यहाँ तक आई, लेकिन एट द सेम टाइम 22-year-old गेटिंग इंजर्ड एंड 57-year-old गेटिंग इंजर्ड आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो यहाँ पर शो पे उसकी भी पॉसिबिलिटी है, और मैंने देखा होती भी थी, रोज़ ही कोई ना कोई इंजर हो रहा था। तो वी वुड नॉट लाइक दैट टू हैपन टू यू, तो आपके लिए देयर बी नो बिडिंग। तो ना मैं कुछ बोलने लग गई, और मैं ना इंटरनली क्या सोच रही थी उस टाइम, फिर से एज सामने आ गई, है ना, कि एक पॉइंट आता है जहाँ एज आके ना आपका फुल स्टॉप लगा देता है। एंड आई वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, मतलब इट वॉज एन इंटरनल थिंग। मेरे को थोड़े देर के लिए मैं सुन हो गई थी, क्या आसपास बात चल रही है मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मेरे साथ जो को कंटेस्टेंट थी जिमी, उनका चल रहा था, उनके लिए बिडिंग चल रही थी। एंड बिकॉज शी वॉज माई रूममेट ऑल्सो ड्यूरिंग, मतलब जब हम होटल में ठहरे हुए थे, वेरी स्वीट गर्ल, एंड आई वॉज very fond of her. So I was extremely happy for her because I thought she really deserved to be a roadie, जो बनी भी वो। बट वो होता ना कि मैं सुन पड़ी हुई थी। और उसके बाद जब उन्होंने बोला ना, तो आशु जी आप अपना सामान उठाइए क्योंकि आप हमारे साथ ज्वाइन करें इस जर्नी में। मेरे को ना कुछ सेकंड लगे वो हिट करने में, एंड देन आई क्राइड। मतलब वो जो एक कहता है ना, आई थिंक वो मोमेंट, एक जो मेरा पीएचडी में फाइनली जब सिलेक्शन हुआ था वो मोमेंट, मैं इन 2 मोमेंट्स को कभी नहीं भूल सकती, बिकॉज दे एब्सोल्युटली चेंज द ट्रैक ऑफ माई लाइफ। जहाँ पर एंड मतलब मुझे खुद नहीं पता था कि पीएचडी के लिए देयर इज़ नो एज लिमिट, रोडीज़ के लिए देयर वाज नो एज लिमिट, एंड एवरीबडी वाज सरप्राइज। मैंने कहा नहीं लिखी ना कहीं, यंगेस्ट एज थी 18 के ऊपर होना चाहिए, अपर एज लिमिट तो कहीं लिखी नहीं। एवरी प्लेस जहाँ पर एज लिमिट नहीं लिखी होती, दैट फील्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी टू मी। एंड वो पॉइंट ना, इट वॉज नथिंग लेस देन अ वेरी, आई एम स्टिल गेटिंग टेयर्ड अप बिकॉज दैट वॉज अ वेरी, मतलब वो इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। बिल्कुल, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत, पूरी जिंदगी के सपने, जो भी आपने सोचा, मैनिफेस्ट किया, मतलब क्योंकि मुझे लगता है मैं एज का नहीं सोच रही, और फिर एज सामने आ जाती है, वो मुझे एज सुचवा रही है कि भाई नहीं, एज इज़ अ कॉमा फुल स्टॉप, वो चीज़। तो वो चीज़ मुझे हर्ट करती है कि जब मैं बता रही हूँ ना, जब आप सो के उठते हो, किसी एज वाले से पूछ लो, एक्सेप्ट फॉर जिसके हाथ पर दुख रहे हैं, कोई अपनी एज का नहीं सोचता। हम सुबह उठते हैं, मैं कामों की लिस्ट दिखती है, है ना, तो और फिर उसके बाद कि सॉरी यू आर ओवर एज, तो वो चीज़ फिर हर्ट करती है। मुझे लगता है ये एज लिमिट ना हटा देनी चाहिए हर जगह से। बिल्कुल। तो आपने तो अपनी लाइफ में सारी वही चीज़ें की हैं जिससे प्रूव होता है कि एज इज़, मतलब एज इज़ रियल, एज असली चीज़ है, लेकिन बट एज शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम, इट शुड नॉट पुट यू इन अ बॉक्स, इट शुड नॉट कंपार्टमेंटलाइज यू। अगर इंसान इस उम्र में मास्टर्स पीएचडी कर सकता है, 10 किलोमीटर भाग सकता है, राइट, रोज़ वर्कआउट कर सकता है, रोडीज़ में जा सकता है, राइट, एक यूथ यंग लोगों के लिए आइकन बन सकता है, देन एज इज़ जस्ट अ नंबर, और आप उस नंबर से बहुत कुछ बदल सकते हो दुनिया में। हाँ नहीं, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। बल्कि मुझे लगता है कि एट दिस एज, मैं 50+ की एज की बात करूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था, बट नाउ दैट आई एम इन दैट एज, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर डन, फाइनेंशियली यू आर मच मोर सिक्योर, आपके पास कोई वो प्रेशर नहीं है अरे करियर बनाना है, वो जो यंग बच्चों आप लोगों पे होता है। तो इट्स सच अ स्वीट स्पॉट। सिर्फ आपको हेल्थ चाहिए, अगर आपकी हेल्थ है ना, ये मुझे लगता है कि ये ओवर हाइप्ड है। यूथ इज़ इक्वल टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, और ये जो टाइम है ना कि आपने सब कुछ करा लिया है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप अपनी लाइफ एक, ये बचपन से भी बेटर है, बचपन में भी आपके पास एक टू डू लिस्ट है,
इसमें तो आप वो करोगे जो आपका बस मन करता है करने का। सिर्फ एक चीज़ चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए अपने साथ, और कुछ नहीं चाहिए। ये मेरे को लगता है बचपन से भी बेटर बचपन है ये। तो जो फीमेल्स हैं हाँ जी। हु टर्न 40, 45, 50, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि जो सोचती हैं कि इट्स टू लेट? नहीं, इट्स नॉट टू लेट, नाउ इज़ योर टाइम। मुझे लगता है इट्स नॉट टू लेट, नाउ इज़ योर टाइम। अब जैसे एम्प्टी नेस्ट का मैं इतना सुनती भी थी, और मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया था कि भाई बच्चे साथ में रहेंगे। मुझे लगता था कि आजकल किसी की करियर का ना पता नहीं कौन कहाँ ले जाए। हम खुद सोचते हैं अरे हमारे बच्चे ये कर लें वो कर लें, कहाँ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक ही साथ रहने से साथ नहीं रह रहे आप, यू आर स्टिल कनेक्टेड एज अ फैमिली। हम वो दिल पे ले लेते हैं बातें। कई मैंने मदर्स को डिप्रेशन में जाते देखा है कि भाई बच्चे चले गए। बच्चे चले नहीं गए, बच्चे आर ग्रोइंग बट दे आर स्टिल देयर। आप अब आपके पास स्पेस है, जो एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हुई है कि आप अब अपने लिए जियो। और बच्चे बहुत खुश होते हैं देखकर। वो अब फ़ोन करते हैं ना, पहले होता था कि आप ठीक हो, मतलब आप कैसा फील कर रहे हो, अब बोलते हैं आज क्या किया आपने, अब क्या किया, आजकल क्या कर रही हो माँ। मतलब वो उनका, उनमें भी एक्साइटमेंट होता है जब वो कॉल करते हैं, और मेरे में भी एक्साइटमेंट होती है। तो पहले हम तरसते थे कि काश अपने लिए टाइम मिल जाए, अब वो टाइम है। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, मतलब ये अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ है। अगर बस मैं वही बोल रही हूँ ना, सिर्फ दो चीज़ें। फाइनेंशियली तो मुझे लगता है कि हर किसी का देयर इज़ नो एंड टू लालच या कुछ ऐसा। मैंने जब गिव अप किया था अपना जॉब, मतलब उस तरीके से आई डिसाइडेड नॉट टू वर्क। तो ऐसा नहीं है घर पे सबने बोला कि तूने पढ़ाई करी थी, मैंने कहा मेरा सपना ना पढ़ने का था, वो मैंने कर लिया। एंड आई एम हैप्पी विद जितना पैसे मेरे पास हैं, ठीक है, आई एम हैप्पी विद दैट लाइफ। और मतलब घर में सभी कमा रहे थे, मैंने कहा एक ना भी कमाएगा चल जाएगा। बच्चे अपने लायक हैं, ठीक है। तो यू हैव टू मेक पीस विद समथिंग। और मेरे को आई वॉज इन्जॉइंग मच मोर। शायद मैं जॉब करती, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे होते, उसकी जगह अब जो मैं लाइफ इन्जॉय कर रही हूँ। एंड अब मैं सोशल मीडिया पे जो आई, इट वॉज नॉट सपोज टू बी माई करियर, बट एंड आई वॉज डूइंग, मैं जॉब भी करी थी अपनी बेटी के ही, छोटी बेटी के ही स्टार्टअप पे। फिर जब मेरा ये कंटेंट क्रिएशन का काम बढ़ता गया, तो आई रियलाइज कि दिस वॉज माई पैशन नाउ। आई लव टू पोस्ट, हालांकि आई वॉज नॉट मेकिंग मनी, क्योंकि जब तक मेरा अकाउंट ग्रो किया इंस्टाग्राम ने बोनस देने बंद कर दिए थे। बट आई वॉज स्टिल मेकिंग वीडियोज़, पोस्टिंग एवरी डे, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग ऑन माई ओन। तो पैसे तो मैं खर्च नहीं रही थी, बट आई वॉज डूइंग एवरीथिंग। तो लॉजिकल शायद नहीं लग रहा था, बट मेरे लिए लॉजिकल इसलिए था बिकॉज आई वॉज हैप्पियर। फिर उसके बाद अब एंडोर्समेंट्स भी आती हैं मेरे पास। आई एंडोर्स वेरी लॉजिकली, वेरी आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च। और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे जो प्रोडक्ट्स मैं एंडोर्स कर रही होती हैं, आई एम यूजिंग देम। और जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ नहीं करती, आई डोंट यूज़ मेकअप और स्किन केयर। और मैंने आज तक ना कोई लिया है ऐसा एंडोर्समेंट प्रोडक्ट। और हर प्रोडक्ट को मैं पहले वेरीफाई कराती हूँ, ठीक है। उसमें भी दो राय हो सकती, किसी को अच्छा लगे, किसी को ना बुरा लगे, वो हर किसी का अलग पर्सपेक्टिव है। एंड आई डू मेक मनी आउट ऑफ इट नाउ, एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट। अशेम्ड वाली यू शुड नहीं, कई बार उसमें भी हेट आती है कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि भाई पैसा भी कमाना है, वो है। और मैं आई टेक इट एज अ करियर वेरी सीरियसली। मतलब मैं उतनी ही डेडिकेशन से काम करती हूँ, मेरे वर्किंग आवर्स हैं प्रॉपर। अगर आपको कोई ब्रांड की वो आती है, आपका वो एक कुछ सेकंड्स की जो वीडियो होती है, 1 मिनट से कम की वीडियो होती है, उसके लिए 15 दिन की मेहनत होती है। उस एक वीडियो के लिए आप स्क्रिप्ट राइटिंग करते हो, आप सोचते हो, शूट करते हो, रीशूट करते हो, इतनी एडिटिंग होती है। एंड इट्स अ वन मैन आर्मी, मोरलेस हम खुद ही काम कर रहे हैं। इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आई डू इट दैट वे ओनली, एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट। इट इज़ स्टिल नॉट कंसिडर्ड अ रिस्पेक्टेबल करियर। देखो बात पता है क्या है, जहाँ आप बैठे हो ना, हाँ, इनसाइड एवरीवन वांट्स टू गेट देयर, एवरीवन वांट्स टू गेट फेमस, ठीक है। अंतर मन से सब होना चाहते हैं कि यार इसमें ऐसा क्या है जो मैं मेरे में नहीं है, लेकिन ये यहाँ कैसे पहुंच गई। फिर जब लोग दूसरों को देखते हैं कि यार ये यहाँ पहुंच गया, तो वो कोई ना कोई कमी तो देखो, दाग तो चांद में भी है। नहीं, उसके अलावा ना मुझे लगता है एक और चीज़ है कि कहीं ना कहीं ऐसा समझा जाता है कि अगर आपके पास कुछ डिग्रीज हैं, तो जैसे मुझे बोला कि आप तो पीएचडी करके आप ये कर रही हो, मतलब हाउ कम। मेरे फादर इन लॉ बहुत अच्छी बात बोलते थे, इट्स नॉट बैड टू मेक शूज़, इट्स बैड टू मेक बैड शूज़। यू मे डू वट एवर बट डू अ गुड जॉब ऑफ इट।
तो जब मैंने पीएचडी करी, बड़े मन से करी, बहुत इन्जॉय करके करी, और अब अगर मैं कंटेंट क्रिएशन को एज अ करियर मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ तो मैं उसको पूरी शिद्दत से करती हूँ. आई टेक इट एज अ जॉब, समथिंग जो मेरा पैशन है. इट इज़ माई पैशन टर्न इनटू अ जॉब. अभी के लिए तो ये है, कल का मुझे भी नहीं पता. बिल्कुल. कल का कहते हैं 20 मीटर के दूर देखना भी नहीं चाहिए. मैं तो बिल्कुल नहीं देखती. मैंने देखा है कि जो मैंने देखा था वो हुआ नहीं, और जो हुआ मैंने देखा नहीं था. आपने बात बोली कि आपने पीएचडी की थी तो लोग सोचते हैं कि पीएचडी करके ये कर रहे हो. मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल दूंगा. मान लो जोमेटो है, ठीक है. अब जो जोमेटो का फाउंडर है वो कोई शेफ थोड़ी है, हाँ, या फिर कोई रेस्टोरेंट का ओनर थोड़ी है, या फिर वो कोई डिलीवरी बॉय थोड़ी है कि जिसने हाँ, कुछ ऐसा किया था और उसने भाई जोमेटो ऐसा प्लेटफॉर्म खोल दिया, राइट. नहीं, तो कभी कभी जो मैं हूँ, जो मेरी स्टडीज है, आई हैव डन बैचलर ऑफ आर्ट्स, अच्छा, एंड आई एम द को फाउंडर ऑफ एशियाज बिगेस्ट रिहैब एंड रिकवरी प्लेटफॉर्म. डॉक्टर्स हमारे एम्प्लॉयज हैं, तो मैं तो मेडिकल बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ, राइट. बट आई एम डूइंग माई जॉब प्रॉपरली, राइट. माई टीम इज डूइंग माई जॉब प्रॉपरली. तो कभी कभी जो तुम पढ़ते हो और जो तुम्हारा पैशन है वो दो बहुत अलग चीज़ें हो सकती हैं. करियर बहुत अलग है, एजुकेशन बहुत अलग हो जाता है. ये हमारी कंडीशनिंग है कि हम बना लेते हैं कि ओके मैं इंजीनियरिंग करूँगा, देन ये करूँगा. अरे कितने सारे इंजीनियर्स आज कंसल्टेंट्स ही. और मेरे लिए ना शायद पढ़ना ही मेरा गोल था. मतलब जो रिसर्च मैंने करी, मुझे लगता है कि रिसर्च की भी अपनी एक वैल्यू होती है कि मैंने कंट्रीब्यूट किया रिसर्च में, एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करके. उसके बाद जॉब मेरा शायद टारगेट ही नहीं था. मतलब होता है ना कि वहीं तक मेरी जर्नी, फंडा क्लियर था. हाँ, मेरी वहीं तक जर्नी थी. बिल्कुल. एंड फॉर स्पेशली फॉर फीमेल्स हु आर टर्निंग 40-50, कौन सी ऐसी हेल्थ एडवाइस है जो आप देना चाहोगे जिसके बेसिस पे आज आप भाग पा रहे हो, आज फिजिकल एक्टिविटीज कर पा रहे हो? 2 चीज़, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ हाईली अंडररेटेड स्पेशली फॉर विमेन. लगता है कि ये यंग लोगों के लिए है और ये डोले शोले बनाने के लिए. ऐसा नहीं है, ये सर्वाइवल के लिए है. मतलब जो हमारी मसल्स हैं, कहते हैं ओल्ड एज की करेंसी होती है. आपकी बोन्स को बचाता है, आपकी ओवरऑल सब चीज़ों को, आपके हार्मोन्स को सही रखता है. तो ये जो मसल्स है ना, वो डोले के लिए, डोले शोले के लिए नहीं है, आपकी लाइफ के लिए है, लॉन्जेविटी के लिए. हाँ. तो आपको एक तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नॉन नेगोशिएबल, गुड फूड नॉन नेगोशिएबल, ये 2 चीज़ें मुझे लगता है हेल्थ पे तो. और इसी के बाद आपकी सारी लाइफ आप इंजॉय कर सकते हो. एंड मतलब ये खाली फिजिकली नहीं, मेंटली ऑल्सो आई फील अ लॉट ऑफ चेंज. वो जो कहते हैं ना, आप एक्सरसाइज करते हो, डोपामिन रिलीज होता है, हैप्पी हार्मोन्स, यू फील हैप्पियर. आई कैन सी दैट चेंज इन माई सेल्फ. लोग कहते हैं आप बहुत पॉजिटिव रहती हो. आई थिंक वो सारा उसी का खेल है कि जो हम एक तो, मतलब खैर मैं नेचुरली भी आई एम अ ग्रेट ऑप्टिमिस्टिक. मतलब मैं ज़्यादा टेंशन लेती नहीं लाइफ में. और अब क्योंकि जैसे मैं वर्कआउट कर रही हूँ, द हार्मोन्स आर सपोर्टिंग मी, द राइट केमिकल्स, एंड आपकी जो एनर्जीज है ना राइट दिशा में चैनलाइज हो रही हैं. तो फिर प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती हैं. तो वो ज़्यादा सोचने से या गम कर, क्योंकि कई बार मैं ये भी सुनती हूँ, अरे बड़ी टेंशन है लाइफ में, ये ठीक हो जाए फिर मैं अपनी हेल्थ पे सोचूंगा. अरे हेल्थ पे तो सोच लो, प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह रहेंगी, वो आपके वो टाइम लेंगी, जो भी टाइम लेंगी. तो एक की वजह से दूसरी चीज़ क्यों ख़राब करते हो? एक चीज़ तो संभालो, हेल्थ तो संभालो. बिल्कुल. तो मेरी तो यही है कि भाई अपनी हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो. खासकर जब नई मशीनरी होती है ना, वो तो मुझे लगता है काम करो ना करो ठीक काम कर रही है. पर जब गाड़ी पुरानी होती है, डेंटिंग पेंटिंग करा के रखनी पड़ती है, सर्विसिंग, तो वो है कि अब गाड़ी चलानी है ना, तो कांस्टेंट इनपुट डालना पड़ेगा. और मुझे एक और चीज़ लगती है जो कि मुझे बहुत लैकिंग लगती है, कि देयर आर नॉट मैनी ट्रेनर्स हु नो हाउ टू ट्रेन अ सीनियर पर्सन. मैंने बहुत सारी ईगो लिफ्टिंग कराते हुए देखा है, बहुत सारी इंजरीज देखी हैं. तो मुझे लगता है कि कुछ जिम्स स्पेशली ऐसे भी होने चाहिए हु आर डेडिकेटेड फॉर सीनियर्स. ये मैं बता रही हूँ, इंडिया में सीनियर्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. या हम भी एज अ बिजनेस हम भी ट्रांजिट कर रहे हैं. जो हमारी टारगेट ऑडियंस थी पहले तक 35-40 पे खत्म हो जाते थे, बट टुडे एक 80 साल का इंसान ट्रेन कर रहा है हमारे साथ ऑनलाइन. बिल्कुल. और पता है वही होता है, लोगों में डर होता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ. जिम जाते हैं, देयर आर लॉस, ठीक है, और समझ में नहीं आता. तो वो एक तो गाइडेड, और जो गाइड कर रहा है उसको आना चाहिए बिल्कुल कि आपको एक सीनियर को कैसे ट्रेन करना है. ये तो बहुत उनके में जो चेंज दिखेगा ना, एंड इट्स अ ह्यूज मार्केट.
इट्स अ ह्यूज मार्केट, हर किसी totally में agree. अब अवेयरनेस आ रही है इस चीज़ के लिए। मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल. क्योंकि कई बार मेरे पास ना इस चीज़ के लिए भी आते हैं कि आपने जो सोशल मीडिया पे आपने कैसे मैनेज किया। मुझे लगा कि बिकॉज आई वॉज वेरी ट्रू टू माई सेल्फ, मतलब मैंने कुछ प्रिटेंड नहीं किया। Pretend नहीं किया. Pretend This नहीं is किया। who you are. This is हाँ, what is on जैसे the इवन Instagram. आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, Yep. ठीक है, लेकिन आई एम मोस्ट कंफर्टेबल स्पीकिंग इन इंग्लिश, कि जो हम नॉर्मली बोलते हैं। तो आई चोज दिस लैंग्वेज स्टार्टिंग से। उस टाइम वो ज़माना ये था, खासकर फिटनेस के सारे इंग्लिश में बोल रहे थे, मतलब मैंने जो देखा एवरीबडी वाज स्पीकिंग इन इंग्लिश। और तो पर मैंने सोचा कि लेट इट बी माई लैंग्वेज, तो आई डिसाइडेड, मैंने वही बोला। और मैं जैसे नॉर्मल रहती हूँ, जैसे मैं करती हूँ, आई डिड नॉट चेंज माई सेल्फ। शुरू में वो बुढ़िया कमेंट बहुत आया, ठीक है, उसको भी मैंने एड्रेस किया। बाद में आई स्टॉप पेइंग अटेंशन टू दैट। अब आई बिकम थिक स्किन्ड, और जब से थिक स्किन्ड हुई किसी ने लोगों ने बोलना बंद कर दिया मुझे। अब वो बुढ़िया कमेंट बहुत कम आता है। So it's a red car syndrome. आपको पता क्या होती है रेड कार सिंड्रोम? नहीं, क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ. हाँ, Unless or until either you're not planning to buy a red car, हाँ, right, or you have a red car. You don't see red cars on the road. हाँ, बट लेकिन जैसे आपके दिमाग में होता है ना, मुझे लाल गाड़ी खरीदनी है, या फिर आपके खुद के पास लाल गाड़ी है, आपको ना रोड पे हाँ, लाल गाड़ी दिखती है, सो मे बी यू माइट बी गेटिंग कमेंट्स और डीएम समवेयर, हाँ, बट वो इनविजिबल हो जाते हैं एक टाइम के बाद. हाँ। और मुझे ना एक किसी का, मैं तब आई वॉज यंग, मुझे उनका कभी कमेंट भूला अभी नहीं। आप अभी भी यंग हो. हाँ, थैंक यू। मतलब तो हमारे पड़ोस में एक आंटी थी हु वाज मतलब माय एज उस टाइम पे। तो वो सब्जी वाले से सब्जी ले रही थी, कुछ पैसे पे कहा सुनी हो गई और उसने कहा ए बुढ़िया करके बोल दिया। उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया, तो बोले भाई बुढ़ापा तो ब्लेसिंग है, अब कोई जवानी में ही चला जाए तो बात और है। तो बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने बिल्कुल. कि इट्स अ ब्लेसिंग टू गेट बूढ़ा। मतलब अगर इन टर्म्स ऑफ एज इट्स अ ब्लेसिंग कि आई हैव सीन माई लाइफ अप टू दैट एज। तो अब कोई मुझे बोलता तो मैं तो यही कहती हूँ कि हाँ भाई, आई एम ब्लेस्ड टू लिव अप टू दिस एज एंड आई होप कि बुढ़ापा और बुढ़ापा देखूं। बिल्कुल. तो जैसे अ लॉट ऑफ 58-year-old वुमेन तो छोड़ो, मैन भी ऐसे नहीं दिखते, ना ही ये चीज़ें कर पाते हैं जो आप आज कर रहे हो, भागना, वर्कआउट, खुश रहना. तो सोसाइटी आपको एलियन की तरह भी देखती होगी. या तो आप जैसे कहते हो ना रेड कार्ड सिंड्रोम, मुझे वो दिखने बंद हो गए हैं। मुझे जो आसपास दिखते हैं वो दिखते हैं जो कि फिटनेस में अब जागरूक हो रहे हैं। मुझे बहुत सारी मेरे फ्रेंड्स में ऐसा है कि जो कि अब फिटनेस को ले रहे हैं, शुरू करा है उन्होंने। क्योंकि एक चीज़ तो है कि मैंने माइनस से स्टार्ट किया था विद हेल्थ इश्यूज, इट इज़ वेरी मच डूएबल। ऐसा कोई नहीं होता। मुझे कमेंट्स मिलते हैं कई बार, क्योंकि जिन्होंने रिसेंटली फॉलो किया है वो नहीं देख रहे मेरी पुरानी जर्नी। लगता है कि मैं शायद हमेशा से स्ट्रांग थी। मैं तो स्ट्रांग कभी थी ही नहीं, मैं तो माइनस में थी। लेकिन वो धीरे 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 काम करके ओवरनाइट तो नहीं होता, बट आप रोज़ लगे रहो। बिल्कुल. एंड इस चीज़ का नशा होता है फिर। मतलब आप जिस दिन वर्कआउट नहीं करते तो लगता है कुछ मिसिंग है लाइफ में, वो एक पार्ट बन जाता है। जैसे अब इस चीज़ में भी होता है कि भाई आप डिसिप्लिन कैसे लाते हो। भाई कोई चीज़ जब आपकी लाइफ में इतनी एब्जॉर्ब हो जाती है, आप सोचते भी नहीं जब आप ब्रश करते हो, जब आप नहाते हो, वो आपकी लाइफ का रूटीन है। आप बस यू गेट डन विद इट और करके अच्छा ही लगता है। सेम विद एक्सरसाइज, आप रूटीन में इतना एब्जॉर्ब हो जाता है तो यू गेट डन विद इट और करके अच्छा लगता है। तो इट्स जस्ट दैट। तो मेरे हिसाब से ना, आप जैसे लोगों को सोसाइटी, मुझे समझ में नहीं आता अलग क्यों मानती है. अलग मानना चाहिए जो लोग ये नहीं कर रहे हैं. हाँ, दिस इज नॉर्मल. हाँ, दिस इज मेरे लिए आप नॉर्मल हो, एक नॉर्मल इंसान हो. दैट इज हाउ अ ह्यूमन शुड बी, राइट? डूइंग व्हाट दे वांट टू डू, अपनी सेहत पे ध्यान देना. ये हम एक ये इंस्पिरेशन भी कह सकते हैं आप। मेरे फादर वो मतलब ऐसे जिम गोअर तो नहीं थे, बट ये गांव की बैकग्राउंड थी उनकी। वो दौड़ने जाते थे रोज़ सुबह और योगा करते थे घर पे, जो उनको आता था, ठीक है। एंड उनका मल्टीपल मायलोमा कैंसर डिटेक्ट हुआ था एट स्टेज 3 क्लोज टू 70, ठीक है। और डॉक्टर ने उनको 15 दिन दिए थे। ही सर्वाइव फॉर 1.5 साल आफ्टर दैट, बिकॉज वो इंटरनल हेल्थ उनकी इतनी अच्छी थी, बिकॉज ही वॉज इन टू एक्सरसाइजिंग, अ गुड रूटीन, खाना अच्छा खाते थे, घर का खाना खाते थे, कि ही कुड सर्वाइव फॉर 1.5 साल। जब और डॉक्टर ने बोला था ये कभी बेड से उठ नहीं पाएंगे। चामुंडा देवी मंदिर की चढ़ाई उन्होंने बेल्ट पहन के, बिकॉज उनकी वर्टिब्रा 2 क्रश कर चुकी थी, पैदल चल के गए हैं। दैट वॉज बिकॉज ऑफ हेल्थ। तो वो चीज़ ना हमें कहीं ना कहीं हम पर असर आया था
कि जो आप सेल्फ केयर करते हो ना, भगवान ना करे किसी को ऐसी बीमारी हो, पर उसको भी फाइट बैक करने की आप में क्षमता ज़्यादा होती है, और बीमारी तो होनी ही नहीं चाहिए। मतलब मेरे फादर को जब तक कैंसर नहीं था उनको कोई बीमारी नहीं थी। तो वो आपका जो आप, मैं कहती हूँ, टाइम भी स्पेंड कर रहे हो, पैसा भी स्पेंड कर रहे हो, उससे ज़्यादा तो बचा लेते हो आप। बिल्कुल हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं लग रहे आपके, दवाइयों के खर्चे नहीं हो रहे, बचा लेते हो आप उससे ज़्यादा। और जो आपको लाइफ में एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं उसके तो कोई मोल ही नहीं है। बिल्कुल। जो पैसा बंदा उस एज में जाके हॉस्पिटल को देना है ना, पहले अपने शरीर को दे लो, हाँ है ना, हाँ। कम होगा। और नहीं, और अब जब टाइम आया है लाइफ एंजॉय करने का, तो शरीर बैठ जाए तो फिर वो आपके साल तो आप जी रहे हो, दोज ईयर्स डोंट काउंट। अगर आपका बॉडी का साथ नहीं दे रही तो फिर दोज ईयर्स डोंट रियली काउंट, क्योंकि आप बैठ के करा रहे हो, ये हो गया वो हो गया, यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग लाइफ, यू आर जस्ट, कहते हैं ना, दिन काट रहे हैं, फ़र्क बिल्कुल। होता है। और इस एज में आते आते जब तुम, कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है, लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है, बच्चों से ऑब्सेस्ड हो तुम, सिर्फ बच्चे बच्चे बच्चे, राइट, खुद पे ध्यान नहीं दिया, तो 50-55 के बाद डिप्रेशन बहुत गंदा हिट करता है। हाँ हाँ, है ना। ये भी आना चाहिए बच्चों को ना, मतलब मुझे लगता है एक लेट गो करना, कि लव इज अबाउट लेटिंग गो। नहीं, नॉट ओनली लव, इट एवरीथिंग। हम यूथ से चिपके रहते हैं, है ना, यूथ ऑब्सेशन इज़ डेफिनेटली देयर। या फिर जब हम बात करते हैं यूथ की, पता हम कैसे बात करते हैं, पता है हमारे टाइम में ना, मतलब ये मैंने बहुत कॉमनली सुना है, यस, हमारा टाइम इज़ ऑल टाइम, अभी भी तुम्हारा अभी ही भी टाइम हमारा टाइम चल रहा है, जिंदा हो। है ना। हाँ, तो वो वाइज 20s कंसिडर्ड हमारा टाइम, और क्या हमने अपनी एक्सपायरी डेट के बियॉन्ड हो गए हैं हम। मतलब वो चीज़ मुझे लगती है कि दैट यूथ ऑब्सेशन जो है ना, दैट नीड्स टू बी लेट गो ऑफ। कि मैंने जैसे अपनी PhD बहुत इन्जॉय करी, इट इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ माई लाइफ, बट आई हैव मूव्ड ऑन। ठीक है, इस फेज़ में आई एम एब्सोल्युटली इन्जॉइंग दिस फेज़ ऑफ लाइफ माई लाइफ। मुझे नहीं पता नेक्स्ट फेज़ क्या होगा, ये होगा या कुछ और होगा, मैं बॉदर्ड भी नहीं हूँ। बट जो भी होगा ना, टू लिव इन द प्रेजेंट, और प्रेजेंट को अच्छा बनाने के लिए बस मतलब अपने पर थोड़ी मेहनत तो करो। बी अ बिट सेल्फिश, सेल्फ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट, और एक्सटर्नल से ज़्यादा इंटरनल। मुझे रिसेंटली भी था, एक दिन ना मैंने जैसे मैं वर्कआउट वीडियो डाली थी, इट वॉज अ होम वर्कआउट, और मैं नहा के आई थी, बाल गीले थे, और जब आप वर्कआउट करते हो ना, आपके बाल सही रहते हैं ना, कुछ रहते जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो समबडी कमेंटेड कि अपनी बॉडी पे इतना ध्यान देती हो, अपना फेस थोड़ा क्लीन करा लेती, बालों को ये कर लेती। ठीक है, ओके, आई अंडरस्टैंड कि एस्थेटिकली आई वॉज नॉट लुकिंग माई बेस्ट, आई शुड हैव टेकन केयर व्हेन यू आर ऑन सोशल मीडिया मे बी। बट देन मैंने फिर यही बोला कि ओके, हेयर बैंड आई शुड हैव यूज्ड परहैप्स, बट दिस इज़ हाउ अ 58-year-old स्किन वुड लुक लाइक, है ना। आई वुड हैव एज स्पॉट्स, दैट इज़ ओके, and why should I hide it? I am 58, I will look 58. Why should I hide it? I'm proud to be, मतलब या ओके, मतलब नॉट प्राउड या ashamed. I am certain age, और हर एज की, जैसे मैं अगर अपनी नानी दादी को बोलूँ, दे हैड wrinkles, दे हैड एज स्पॉट्स, मुझे तो हमेशा बहुत सुंदर लगी, बिकॉज दे वर माई नानी दादी ऑफ दैट एज। तो वाई दिस यूथ ऑब्सेशन, मुझे ये नहीं समझ में आती। बाल कलर करने के तो मुझे रोज़ DMs आते हैं कि बाल कलर कर लोगी तो आप यंग लगोगी, पर क्यों? यंग तो मैं थी ना, जी ली वो ज़िंदगी। अब मैं ये एज जीना चाहती हूँ, ये वाली एज, कि जब मैं नानी हूँ, मैं इस एज की हूँ, तो लेट मी एंजॉय माई दिस एज जो है, रियलिटी है, बट द बेस्ट वर्जन ऑफ दैट। यस, टू द that. फुलेस्ट। हाँ, देहरादून में रह के कैसा लग रहा है? इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। मैं आई थी अपनी बेटी के साथ, बस उसको वर्क फ्रॉम हिल्स का जो उसका टेम्परेरी हाउस था उसको सेटअप कराने, और मैं इतनी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे को बस यहाँ आना है। मैंने दिल्ली का घर बेचा और मैं उधर आ गई, मतलब। और उस तरह से मैं अपने हस्बैंड की बहुत तारीफ़ करूँगी, ही ऑलवेज लेट्स मी बी। मतलब अगर जैसे मैंने बोला कि मेरा मन कर रहा है शिफ्ट करने का, 2 बार सोच ले, तू आराम से सोच ले, पहले सोच लिया, ठीक है, मतलब ही इज़ दैट पर्सन हु लेट्स मी बी। तो वो, तो फिर मुझे ज़्यादा किसी से बाहर, तो किसी से क्या ही करना होता है। और बच्चे वर ऑन माई साइड, हाँ बिल्कुल, अच्छा हम आएंगे तो हमें भी अच्छी जगह रहने को मिलेगी, क्या रखा है दिल्ली में, पोल्यूशन है, ये वो। तो मतलब इट वाज, और जो घर मैंने देखा वही घर मैंने खरीदा, मतलब इट वाज दैट ऑल्सो, आई मैनिफेस्टेड इट रियल स्ट्रॉन्ग। उसी घर में मैं हूँ, और अगर कोई कहे टचवुड, आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ एट अ ड्रीम प्लेस। लेकिन यार आप फास्ट फूड वहाँ का खाते नहीं, क्या फ़ायदा? देहरादून जाके देहरादून वो जो वाले फास्ट सुन रहे फूड होंगे। होता है ना, अल्टीमेटली स्लो करता है। इन्होंने कालसंग जाके नहीं खाया, मुझे लग रहा है। नहीं, कालसंग खाया है मैंने। सिंह सूप बार।
नहीं वो नहीं किया उसी की लाइन में आ गए। नहीं, कालसंग इन्होंने मैंने जोशी खाया। पे मोमो नहीं खाया यार, क्या। मोमोज मुझे अच्छे नहीं लगते, वो अरे क्या कोई बात उबले नहीं, से समोसे। कोई बात नहीं, जोशी पे मोमो फिर भी खाने बनते हैं। मोमोज क्या होता है मोमो, होता है मोमोज होता है, मोमो होता है। क्योंकि जो मेरे कुक आता है ना तो उसने बनाए थे होल व्हीट मोमोज और मोमोज या मोमोज, मोमो। मोमो। तो मैंने तो मैंने उसकी, और मैं वैसे ना हर चीज़ ईमानदारी से करती हूँ। अगर रेसिपी किसी और की होती है ना, मैं डालती हूँ उसी का नाम पे डालती हूँ कि ये रेसिपी उनकी है, ठीक है। मैं कभी तो मेरा कुक काफ़ी वायरल हो गया, उसकी डिमांड बढ़ गई इस वजह से क्योंकि जो उससे सीखा डाला, पता नहीं उसने जो मेरे को रेसिपी रील्स डाली सारी मिलियन प्लस गई हैं व्यूज़ में। उसकी डिमांड बढ़ गई। वो है इंस्टाग्राम पे। नहीं वेरी गुड। पर कहता फ़ोन आते हैं मेरे को, कहते लास्ट वीक जिसने मुझे रिजेक्ट किया होता है पैसे पे, कहते अच्छा चल आ जाओ। और पावर ऑफ सोशल मीडिया। पर ठीक है, मतलब मैं तो मोमो उन्होंने बनाए थे होल व्हीट एंड विद कोई बात नहीं, आप सोया, मोमोज बोल सकते हो। विद सोया। मुंह से तो मोमोज निकलने की तड़प हो रही होती है। आप बताओ पहले पूरी स्टोरी, फिर मैं बताऊंगा। हाँ, तो फिर उन्होंने बनाया वो होल व्हीट विदाउट अजीनोमोटो। तो वो मतलब ठीक है, मतलब मुझे मोमोज कभी अच्छे नहीं लगे, मोमोज ही बोलूँगी भाई, वही निकल रहा है कोई मुझसे। दिक्कत नहीं है। तो मुझे नहीं अच्छे लगे कभी, वो उबले उबले से क्या वो, इससे अच्छा वैसे समोसा खाए भी मुझे बहुत टाइम हो गया, अब वो अंदर से अच्छा लगना बंद हो गया है। अच्छा, काफी खा लिए। नहीं मतलब मेरे को लगता है वो चेंज टाइम आ गया, अब वो नहीं मन चेंज कर आ रहा तो गया। नहीं कर रहा। मतलब आई वॉज अ शुगर एडिक्ट। मेरे को जब मिठाई आती थी ना, फाइट होती थी इंटरनल, बस आज 2 खाऊंगी, फिर उसके बाद अभी फ्रेश है खा लूँ, फिर नहीं, अरे सीज़न की है अब नहीं खाई तो क्या, बस ये डब्बा खा लूँ, उसके बाद दूसरा डब्बा आएगा तो नहीं खाऊंगी, दूसरा डब्बा आया तो अब आ गया ये भी। तो मतलब आई वॉज अ शुगर एडिक्ट। मैंने शुगर एडिक्शन पे कंट्रोल पा लिया कि अब आप मेरे सामने खाते रहो, मेरी इट्स नॉट अ फाइट एनी लॉन्गर, वो अंदर से इच्छा ही नहीं कर रही, बट अगर एक बाइट ले ली फिर वो एक पे नहीं टिका जाएगा। आपके मुंह में पानी आ गया है सोच के ही, ऐसा नहीं। लग रहा है मुझे। नहीं तो नहीं। शुगर छोड़ने से आपको कुछ चेंज दिखा खुद में? हाँ, शुगर छोड़ने से मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो है कि जो एक्सटर्नली मुझे दिख रहा है, आई थिंक मेरी स्किन पे फ़र्क आया। अच्छा। हाँ, वो डेफिनेटली फ़र्क आया। एंड बाकी मुझे लगता है कि वो ना एक पावर फील हो रही है अब, कि एक वो एडिक्शन थी मेरे में। किसी चीज पे कंट्रोल है मेरा हाँ, कि कि अब मुझे, आप सोचो कि मिठाई मैं खुद बना रही हूँ और मेरा खाने का मन ही नहीं कर रहा। मैंने बीच में वो भी लिए, शुगर रिप्लेसर्स भी लिए, वो होता है ना कि भाई ठीक है 0 कैलोरी है, शुगर फ्री। शुगर स्पाइक नहीं है, वो सब। पर उससे भी ना कहीं वो याद ताज़ा रहती है उस मिठास की, या कह लो हम उसके, हाँ वही। तो वो ना हम उस स्वाद के गुलाम बने हुए हैं अभी भी, क्योंकि हम उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं। तो इट फील्स लाइक फ्रीडम नाउ। अभी जैसे थाईलैंड गए थे, मैंने सोच रखा था मैंगो स्टिकी राइस खाऊंगी, कोकोनट आइसक्रीम खाऊंगी, मैंने वो तो खाया, उसके अलावा किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, मन भी नहीं किया। इट वॉज नॉट अ फाइट एनी लॉन्गर। तो मुझे वो एक काफ़ी बड़ी विन अपने लिए लगती है कि भाई। बट फिर भी यार देहरादून में रह के जोशी के मोमो नहीं खाए मोमोज। तो क्या हुआ था, एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। हम एवरेस्ट बेस कैंप गए थे अभी, ठीक है। वी वेंट विद 15 पीपल, जिनके अलग अलग तरह की इंजरीज। अगली बार मुझे भी ले जाना। डन। हाँ पक्का। 64 ईयर ओल्ड यंग, 64 ईयर यंग, देहरादून से ही शिशिर जी हैं हमारे। अभी मुझे लेके जाना अगली बार, पक्का जाऊंगी। डन। हमने काफी कुछ करना है अभी। हाँ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पहले दिन ही हमें वो कल्चरल डिनर के लिए ले गए, तो मोमोज भी थे उसमें ऑब्वियसली, ठीक है। मोमो या मोमोज। हाँ, मोमोज तो आपको भेजूंगा, वीडियो भेजना इनको। तो मैंने उसमें हुक पता क्या दे दिया, इन्होंने पहले हमें मोमोज खिलाए, नेपाली रक्सी पिला के भंड किया हमारे घुटने तोड़ने से पहले। वो रील चली गई नेपाल में वायरल, और वहाँ हो गए सारे गुस्सा कि भाई मोमोज नहीं मोमो। तो वैसे ऐसे ही रील वायरल होती है। हाँ, कमेंट पता है क्या आ रहे कि तुम रोटीज खाते हो। पानी पूरीज खा लिया आज। मैंने कहा भाई देखो हमें इंडियन, और ऊपर से हम नॉर्थ इंडियन, हम मोमोज ही बोलेंगे। कुछ भी कर, नहीं निकलता अंदर से यार। कौन बोलता है मोमो यार। मेरे ना घर में जो मेरी हेल्प है, अभी काम छोड़ा है उसने, तो बहुत अच्छी है। एंड शी वॉज अ नेपलीज। तो ना बच्चे ना बोलते हैं मम्मी है तो रेसिस्ट, पर पूछा दीदी आपको मोमोज बनाने आते हैं? ठीक है, उसने बोला नहीं आते, अच्छे नहीं बनते मेरे। अच्छा, फिर बहुत दिनों बाद ऐसे ही पूछ लिया अभी रिसेंटली
दीदी आपको लाफिंग बनानी आती? हाँ वो तो बहुत अच्छे आते। कह रहे अरे दिमाग में नहीं आई, लाफिंग भी पूछ लेते। और क्या लाफिंग बनाई उसने, फिर उसने चिली ऑयल की अपनी देसी रेसिपी से बनाई। मैंने चिली ऑयल नहीं खाया था, बच्चों ने तो बच्चे सब कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो बोले हमने ज़िंदगी में ऐसा चिली ऑयल नहीं खाया। मैंने उसकी रेसिपी रील डाली, आई थिंक 3 मिलियन क्रॉस कर चुकी है अभी तो। एंड उसने पता है इतनी देसी रेसिपी डाली थी, वो उसने सरसों के तेल में बनाई है चिली ऑयल की, जो तेल हो घर में उसका बना दो। एंड लिटरली 10 मिनट रेसिपी, और क्या रेसिपी थी। और मैंने जब वो डाली ना तो मेरे को कुछ लोगों का कमेंट आया कि मैंने उसका नाम, उसने बोला कि मेरे को वीडियो में नहीं आना नाम, जैसे मैंने लिया कि ये सुनीता ने रेसिपी बनाई, क्योंकि मैं हर किसी को क्रेडिट देती हूँ। तो कि सुनीता नेपाली है क्या? फिर मुझे समझ आया वो नेपाली रेसिपी थी। बहुत अमेजिंग खाना बनाते बहुत हैं, amazing। बहुत ज़्यादा। मतलब आप वहाँ के किसी कहीं भी खा लोगे ना, यहाँ की जो आपको टॉप जगह पता होगी, उससे बेटर वहाँ के ठेले का हाँ खाना है। पर मैं मतलब मुझे तो घर का खाना अच्छा लगता है, या फिर ढाबे का होता है ना वो तंदूरी देहरादून में पराठा। कौन सी बेस्ट जगह है आपकी खाने की, इफ यू विश टू हाँ गो हाँ आउट एंड हाँ, ईट? मैं ना उसकी जगह का छावा नाम है, कुछ ऐसा नाम है, कुछ ऐसा ही नाम है। वहाँ पर ना वो मिलता है, पहाड़ी खाना मिलता है। और एक थानों में एक जगह है, वो बीच में वो पहाड़ी खाना सर्व करते हैं। तो ये दोनों जगह का खाना, मतलब वो मंडवे की रोटी, मंडवे की स्टफ्ड रोटी, मंडवे के वो भी खाए हैं मोमोज। अच्छा जो एक जगह छावा, ऐसा ही शायद नाम है जगह का, वो तो पता है क्या, उनका फुटफॉल कम है, बट वही उस जगह की क्यूटनेस है। जैसे फ़ोन करते हैं कि हम आ रहे हैं, तो पूछेंगे आप क्या खाओगे? अच्छा तो मान लो हमने कोई पनीर की डिश बोली, तो बोलेंगे पनीर लेते आओगे क्या? तो है। मतलब वो आपके सामने ओपन किचन है, वहाँ बना रहे हैं। ऐसे ही मालदेवता तो आपको हाँ पता हाँ होगा। हाँ, बिल्कुल। तो मालदेवता मेरे सन लॉ बहुत जाता था वहाँ पर नहाने धोने। नहाने और साइड में बियर? नहीं बियर नहीं, हमने तो बहुत नहीं वो एक तो वो पीता नहीं, या मेरे सामने नहीं पीता, व्हाटएवर, ठीक है। तो ना वहाँ पर एक जैसे वो बिल्कुल छोटा सा ढाबा टाइप, तो वो नहाने से पहले बोलता था कि भाई, और वो अपना पनीर लेके आता था, ही इज़ ऑल्सो वेजिटेरियन, कि हमारे लिए तो ये पनीर बना के रख और चावल और दाल। तो जब वो नहा के आते थे, आप मानोगे वो कुकर सीटी मारता हुआ टेबल पे ला के रख देता था। वो इससे ज़्यादा फ्रेश खाना और क्या मिलेगा, उसका खाने का आनंद। और वो प्लेट जो उड़ी जा रही है हवा में, वो हाथ से रोक रहे हैं, डाल रहे हैं, तो उस खाने का एक अलग आनंद है। देहरादून में एक अपने, देहरादून ना ऐसी जगह है उसमें अपने ही एक अलग तरह का केओस है। कहीं कौन सी? देहरादून, हाँ कहीं जगह पे अलग ही तरह का अपने तरह का केओस है। आप शहर के बीच में चले जाओगे, अपना जहाँ कांग्रेस भवन है और वो अच्छा मुझे पता है, देहरादून ज़्यादा नहीं पता। अच्छा, मैं आउटस्कर्ट्स में रहती हूँ ना, और मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हूँ, मतलब आई एम एन एक्सट्रोवर्ट बट सोशल नहीं हूँ ज़्यादा मैं। समझ गया मैं। आप मतलब थोड़े मैं- अपने धुन मतलब में ही। एक तो अपनी पूरी दिनचर्या में दिन बीत जाता है, और मैं कभी भी नहीं थी ये, मतलब सोशल बहुत ज़्यादा कभी भी नहीं थी मैं। बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं मेरे। तो मुझे देहरादून का खास पता नहीं है, बस वो जिम जहाँ जाती थी, जिम तक का पता है, वहाँ से वापस आई। अब थिएटर ज्वाइन किया, थिएटर तक एंड वापस। मुझे शॉपिंग का भी शौक नहीं है। तो और जब वहाँ जाओ, राजपुर रोड जाओ। पैसिफिक मॉल नहीं जाते मतलब आप? हाँ तो जाती हूँ। वहाँ तो पिक्चर देखने जाते हैं। देहरादून की एक मस्त बात बताता हूँ, देहरादून वाले सारे रिलेट कर जाएंगे, ठीक है? क्या? देहरादून में जहाँ आप रहते हो सहस्त्रधारा, हाँ। एक है मालदेवता, और एक है विजयपुर डैम, ठीक है? और ऐसी बहुत सारी जगहें हैं पानी के किनारे। तो क्या होता है कि अब जैसे हम 15-20 कज़न है, मतलब 10-15 कज़न है, और इकट्ठे होते हैं सारे, ठीक है? शराब की बोतलें, बियर उठाई, कच्चा चिकन, सारा कुछ बनाने का सामान, अच्छा ठीक है? सारे मसाले बनाने का सामान। और हमारा मामा है एक, ठीक है? ही इज रिटायर्ड नाउ फ्रॉम स्पेशल फोर्सेस, बट उसे मैं बियर ग्रिल्स कहता हूँ, अच्छा। ठीक है? उस बंदे को कुछ नहीं, एक दारू की बोतल हमारे मामे को दे दी, और थोड़ा कि मामा जी आप तो जी, आप तो जी। मामा सबसे पहले जाते ही क्या करेगा, हमारे लिए स्विमिंग पूल बना देगा वहाँ, ठीक है? तो वो उनकी ड्यूटी हमेशा ऐसी जगह पे रहती थी जहाँ पानी है। तो ही इज़ वेरी गुड विद वाटर। वो टिहरी डैम में तैर लेता है इंसान। तो जहाँ भी जाते थे वो पत्थरों से पहले हमारे लिए स्विमिंग पूल बना देगा कि लोग बच्चों मजे करो। हम कहेंगे मामा जी क्या बात है, क्या और फिर चिकन। उसके बाद मामा जी चिकन। फिर मामा ने बनाना है वहीं पे मालदेवता, विजयपुर डैम हो गया और ये सहस्त्रधारा हो गया, साइड में पत्थर वत्थर लगा के अपना चूल्हा, ठीक है? तो लकड़ इकट्ठी करके लाएगा मामा, आग लगाएगा। वीडियोस नहीं बनाई कभी? अरे बहुत कुछ है वीडियोस, वो डाल दी तो बवाल हो जाएगा। पुराने अकाउंट पे डालता था मैं, ठीक है? मामा ने वहीं पे पतीला, बड़ा
बड़े बर्तन में, ऐसे नहीं कि इतना बना दिया, नहीं नहीं, खुल के हाँ उसी नदी के साइड में बनाया, ठीक है, वहीं फिर बियरें खोल ली, खाया, लेकिन सफाई हमेशा करके आए हैं। हाँ, ठीक ये है? ज़रूरी है। तो जो मैं ये कहानी बता रहा हूँ ना, ये हर देहरादून वाले की कहानी है। हाँ, हर ये देहरादून सुनते वाले हैं, के ये हर सुनते हैं। वीकेंड पर ये की ना कहानी है। सफाई वाली हर किसी की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल। दुख होता है। मैं अपनी डॉग को पहले ट्रैक्स पे ले जाती थी, फिर इतनी बियर बॉटल्स टूटी हुई होती थी, मैंने ले जाना बंद कर दिया कि इसको इंजरी हो जाएगी कोई, क्योंकि अरे तुम पी रहे हो ठीक है, बोतल तोड़ के क्यों आते हो, वो समझ में नहीं आता। हिमाचल धर्मशाला कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर है, गुणा देवी माता का मंदिर है, हाँ ठीक है, वहाँ के लिए ट्रैक जाता है, ज़्यादा नहीं, 4 किलोमीटर का ट्रैक है। हम 2 दिन हम उस ट्रेल पे सफाई की। आप मानोगे हमने 3 घंटे के अंदर 350 किलो शराब की बोतलें, बियर की बोतलें रिकवर की वहाँ से। 350 किलो। प्लास्टिक तो भूल ही जाओ। हाँ तो जहाँ तक पहाड़ में नीचे दिख रहा था ना, हाँ। और ये मंदिर की बात बता रहा हूँ मैं सुरकंडा देवी मंदिर एक दिन मैंने सोचा, मतलब जैसे मैं गई तो कि भाई बहुत कूड़ा दिख रहा था साइड में, मैंने सोचा अगली बार मैं वो लेके जाऊंगी बैग्स और मैं कूड़ा इकट्ठा करते हुए जाऊंगी। मेरी कमर दुख गई चुनते चुनते चुनते। अच्छा फिर क्या हुआ, एक आप सुरकंडा देवी मंदिर गए होगे? नहीं, मैं नहीं नहीं गए? अच्छा, तो वहाँ पर एक है वो पकौड़े की उन्होंने खोली हुई है, वो पकौड़े तलते रहते हैं बैठ के। अब तो बेचारों का काम कम हो गया क्योंकि रोप वे शुरू हो गई ना, लोग उससे भी जाते हैं। ऊपर से जा रहे हैं। तो मुझे डस्टबिन ना मिले, लेकिन अब मैं इकट्ठा कर रही हूँ बैग्स में, कहाँ तक ढोऊं, और या फिर अगर हैं तो वो ओवरफुल है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कूड़ा कहाँ फेंकूं, कह रहे यहीं डाल दो ना, पहाड़ के नीचे फेंक दो। तो मतलब मैं, और वो सोचो वो पहाड़ी हैं, वो और लोकल है। मुझे जब कमेंट्स मिलते हैं कि आप आउटसाइडर्स ने आके हमारा देहरादून खराब कर दिया, तो मुझे लगता है कि आप लोकल्स ने भी कसर नहीं छोड़ी नहीं, है ना। मैं आपको बताता हूँ, रूट प्रॉब्लम की लोकल ही है। नहीं, मैं ये नहीं, वो सेंस किसी में भी हो सकती है, आउटसाइडर या लोकल। मैं आपको फॉर अ फैक्ट बता रहा हूँ, आई हैव सीन, हम सफाई, मैंने ये अभियान किए हैं, मैं जगह जगह पे जाके सफाई की है, मैं लोगों को बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, माइंड सेट देखता हूँ। हाँ व्हेन इट कम्स टू पॉइंटिंग अदर्स आउट, दे विल पॉइंट यू आउट ऑन एनीथिंग। नहीं, बट आई हैव सीन पहाड़ीज हु आर वेरी पैशनेट अबाउट द सफाई ऑल्सो, और उनको दुख होता है कि उनका जो उत्तराखंड है खराब हो रहा है। आई हैव सीन दोज पहाड़ीज ऑल्सो। मैंने ऐसे भी पहाड़ी देखे हैं जो दुख दिखाते हैं। हाँ अच्छा, और होता नहीं है। देखो, अगर मेरी आंखों के सामने कोई कर रहा होगा, मैं कभी उससे जाके नहीं लड़ूंगा, मैं जाके उठा दूंगा उसका। अरे मेरा तो बहुत हेट सही है। एक बार मैंने एक व्लॉग बनाया, बारिश का दिन था, जस्ट वेंट फॉर अ वॉक। तो बारिश तो जन्नत होता है, देहरादून तो बहुत सुंदर होता है उस टाइम। तो मैंने वही अपनी व्लॉग बनाई और लोगों ने पूछना शुरू कर दिया ये कहाँ पर है, बहुत सुंदर है, कौन सी जगह है। फिर लोकल्स कूद पड़े कि आप जैसे लोग ही व्लॉग्स बनाते हो, फिर बाहर के लोग आते हैं और हमारे उसका सत्यानाश करते हैं। मुझे बताओ कि आजकल की दुनिया में किसको नहीं पता ऐसी जगहों की एग्जिस्टेंस के बारे में। और कोई कितना भी अप्रिशिएट कर ले, जो दिल्ली रह रहा है ना, वो दिल्ली छोड़ के आ नहीं सकता। कहने की बात है, बहुत लोग माइग्रेट करे भी हैं, तो बहुत लोग तो पहाड़ के भी माइग्रेट करें दिल्ली में। तो ये तो चलता रहेगा, बट कोई हर किसी के अपने, अगर मैं आई हूँ तो मेरे रिश्तेदारी में कोई और नहीं आ पाया। आपको पता है ना, पहाड़ों पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पलायन, इसे पलायन कहते हैं। हाँ, गाँव तो खाली पड़े हैं। तो शहर वाले भी अगर यही कर रहे हैं, मतलब एक ही देश है यार हमारा। हाँ, एक ही और मैं तो, मेरे फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था इस बारे में कि आई एम एन आउटसाइडर एनीवेयर। बट आई मस्ट से कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट हैज सबसाइडेड नाउ, बिकॉज मेरे को लगता है 4.5 साल हो गए मेरे को ना तो फील होता, आई फील कि क्योंकि मे बी इसलिए क्योंकि देयर वाज नो पर्टिकुलर स्टेट जहाँ का मुझे लगता था कि मैं बिलोंग करती हूँ। नाउ आई फील आई बिलोंग टू उत्तराखंड। मतलब दैट इज़ एन इंटरनल थाट कि कोई मुझसे पूछता है आप कहाँ से हो, तो आई से फ्रॉम उत्तराखंड, एंड आई डू से कि आई एम ए देसी, ये एक टर्म होता है ना वहाँ तो का। मैं बताता हूँ कि मैं व्हाट आई से आई एम पहाड़ी बाय ब्लड एंड पंजाबी बाय नेचर। अच्छा, देन ठीक है, मे बी मैं उत्तराखंड से ही हूँ क्योंकि, हाँ, ठीक है, प्रॉपर ब्राह्मण। तो आई थिंक आई एम अ पहाड़ी बाय नेचर, यस, नॉट बाय ब्लड। यस, तो आपका वही रिवर्स है, बट आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर, सो डेडली कॉम्बिनेशन होता है ये, यू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ साइड्स एंड वॉट एवर यू लव, वॉट एवर यू लाइक। तो मुझे तो खैर बहुत, मतलब अगर वो देवभूमि वाला जो होता है ना, मुझे फील आती है द पीस। मतलब देवभूमि में क्या कुछ ऐसा थोड़ी अलग होता है, बट द पीस ना, यू फील दैट, या मैं फील करती हूँ, आई डोंट नो। ये तो नजरिया है, कई लोगों को कहीं भी ले जाओ नहीं, मतलब बच्चे कई बार कहते हैं कि बहुत बोरिंग है, ऐसा लगता है टाइम नहीं बीत रहा है यहाँ, कहते हैं ऐसा लगता है कि टाइम स्लो चलता है यहाँ पर। वही तो चाहिए, मतलब मेट्रो सिटीज़ से कंपेयर करो बिल्कुल। तो वो थोड़ा स्लो लगता है।
बट दैट इज़ व्हाट आई लाइक. तो घूमने कहाँ कहाँ गए हो अभी? केदारनाथ वगैरह हुआ है कि नहीं? सारे चारों धाम ये ठीक है, हो चार गए. धाम। 4 धाम ये हो गए मेरे. बस यही हुए हैं बेसिकली. ज़्यादा उत्तराखंड भी नहीं घूमा क्योंकि कंपनी चाहिए आपको. मेरे हस्बैंड थोड़े वर्कaholic हैं. उनका वो ट्रांजिशन अभी चल रहा है कि मैं अब मतलब शुरू करा है उन्होंने रिलक्टेंटली थोड़ा अपना ध्यान देना, बट वो फुल फ्लेज्ड अभी नहीं आया. कोई बात नहीं, अभी अब आप हम कांटेक्ट में आ गए हैं, हम बहुत कुछ करते रहते हैं, बहुत हाँ. ऐसी ऐसी जगहों पे जाते रहते हैं कि आपकी आंखें चौंधे आ जाएंगी कि मैं तो चलूंगी. मैं तो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर कंपनी की कंपनी मिल जाए फिर डन चलना है. डन। और हम हाँ, बिल्कुल मेरा उधर भी जाने का बड़ा मन है. गंगोत्री पूरा मतलब गौमुख तपोवन में गया हाँ, हुआ हाँ, हूँ, हाँ. तो गंगोत्री से वहाँ ट्रैक पर अभी स्टार्ट पूरा होता है। ट्रैक डेवलप नहीं है नहीं ना. नहीं, सब कुछ है। अच्छा. हाँ, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस आई हैव एक एवर मेरा सीन। ना उधर जाने का मन है. वो जो है ना केदारनाथ जी में रुद्रनाथ जी. रुद्रनाथ हाँ. ये वो है ना, सबसे मुश्किल वही है ना कि केदार पंच केदार में पंच सबसे केदार मुश्किल है. में रुद्रनाथ ही कहते हैं अपना। और एक तुंगनाथ जी हो गए मेरे, मेन केदार जी हो गए, बाकी मतलब चारों धाम और मध्य तुंगनाथ जी हो गए. महेश्वर, मध्य महेश्वर नहीं हुए मेरे. वो है शायद रुद्रनाथ और मध्य महेश्वर कहते हैं। कहते हैं रुद्रनाथ सबसे ज़्यादा टफ है. हाँ, तो वो मेरा है एक गोल टारगेट. है। हाँ, गोल है. फिर पीछे कुछ साल बारिश ही बिल्कुल मतलब रुक इसी नहीं साल रही थी. पिछले साल भी बहुत लैंडस्लाइड्स हुए हैं. यस यस इस साल भी. तो फिर खतरों के खिलाड़ी भी नहीं बनना मुझे. तो बेस्ट टाइम ट्रैकिंग का है अप्रैल एंड मई। कोई आपको बारिश नहीं मिलेगी, ठंड थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन ठंड इज ओके. भीड़ भी होती है ना पर तब. नहीं, कोई भीड़ नहीं होती। ठीक है, जब भी प्लान करोगे आई मीन. भीड़ पता कब होती है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब अक्टूबर एंड है, भीड़ खत्म हो जाएगी। नहीं, आई मीन जब भी आप प्लान करोगे. यस, सो नेक्स्ट ट्रैक के लिए हाँ मैडम जी बिल्कुल तैयार हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ. लोग पहले शादी कर लेते हैं, फिर बच्चे कर लेते हैं, और फिर सोचते हैं कि बुढ़ापे में हाँ, फिर वो बच्चे बच्चों हमारी से- लाठी बन जाएंगे। क्या बुढ़ापे में लाठी चाहिए भी होती है? मेरा अरे सवाल नहीं ये। चाहिए लाठी. क्या वो लट सिर पे ही पड़ेंगे. मतलब मुझे लगता है कि स्पेस मिलती है उनको भी और हमें भी. और इस टाइम पे दोनों की पेस अलग है. मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताती हूँ. मैं एक जिस साल मैं वो 4 धाम यात्रा करी थी उस साल मैं वैष्णो देवी भी गई, पता नहीं कहाँ कहाँ गई हूँ. तो बैक टू बैक ट्रैवल चल रहा था मेरा. तो मेरी छोटी बेटी ने बोला ऐसे आपको ज़्यादा नहीं घूम रही आजकल. उस टाइम मैं उसकी कंपनी में एम्प्लॉयड भी थी. तो कहती है आपको ज़्यादा नहीं घूम रही आजकल. तो मैंने कहा बेटा मेरी तो घूमने की उम्र है, तुम लोग करो काम. एंड देन इट हिट मी, इट वाज सो राइट. यस, है ना. मतलब मेरे पर कोई स्ट्रेस नहीं है. वो ये बेस्ट फेज है लाइफ का. रिजाइन कर रही हूँ मैं आज ही। नहीं, बच्चे मुझे जितना सपोर्ट करते हैं ना, मतलब मैंने जब उसको बोला, मैंने कहा मेरे को ना अब बोझ लगने लगा है काम, कि मुझे लगता है कि आई एम एंजॉइंग कंटेंट क्रिएशन सो मच, और फिर मुझे इतना भी काम नहीं करना. तो फिर उसने खुद ही बोला कि लेट्स फेज इट आउट. हम रखते हैं दूसरा स्टाफ, आप उनको ट्रेन करो. तो और उस तरीके से बच्चे जैसे सपोर्टर मेरे, मतलब मेरे हस्बैंड तो कहते तूने अपनी टीम खड़ी कर रखी है. बिल्कुल, मतलब यू आर लीडिंग बाय एग्जांपल. हाँ, और तो इससे उनकी लाइफ पे बहुत इफेक्ट आएगा यार. मतलब हाँ, मतलब जैसे मेरे इवन मतलब ऐसे मैं हमेशा से कोई बहुत कन्वेंशनल नहीं भी थी. टिपिकली बनिया बहू हूँ मैं. तो वहाँ पर तो रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी बहुत होती ही हैं, वो थी भी. लेकिन जब एक बार बाहर निकली तो ऐसा भी नहीं, बहुत डेयरिंग भी मैं कभी नहीं रही, मैं ये कहूँगी. बट जैसे उस टाइम में जीन्स वगैरह भी थोड़ा अनयूजुअल था मदर्स के लिए जैसे. तो आई यूज टू, बट ऐसा मैं बहुत डेयरिंग भी कभी भी नहीं थी. ठीक है. तो लेकिन और बहुत ज़्यादा फैशन कॉन्शियस भी नहीं थी. मतलब आई वुड वेयर थिंग्स आउट ऑफ कंफर्ट. तो फर्स्ट टाइम अच्छा फिर क्या हुआ कि जब वर्कआउट्स करने लगी तो मैं घर में शॉर्ट्स पहननी शुरू करी. फर्स्ट टाइम जब मैं घर के बाहर क्या हुआ तो मेरा बेटा आया था, उसकी कैब आ गई थी, मैं घर में वर्कआउट ही कर रही थी उस टाइम, बेटी थी मेरी. तो मैंने कहा कि ऐसे चली जाओ नीचे. तो क्या हो गया, ऐसी कोई सेक्सी नहीं लग रही आप. धड़ल्ले से जाओ, मछुआरन सी लग रही हो आप. मतलब उन्होंने इतना नॉर्मलाइज किया. जब मैं नीचे गई मैं देखा कोई नहीं ध्यान दे रहा था. किसको फ़र्क पड़ता है आप क्या पहन के जा रहे हो, है ना. उससे थोड़ी हिम्मत खुली. फिर जब रनिंग करनी शुरू करी तो लगा कि, और वर्कआउट में तो मुझे शॉर्ट्स में ही आराम मिलता. बट आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट बाय वेयरिंग सर्टेन क्लोथ्स. मुझे लगता है मुझे अभी भी कुर्ता एंड सलवार आर माई फेवरेट. एंड मैं उससे कोई देसी नहीं हो रही या कुछ नहीं हो रही. इट इज़ अबाउट कम्फर्ट एंड वट यू फील लाइक. बट मेरे बच्चों ने जैसे होता है मेरे कपड़े वो डिसाइड करते हैं. अरे आपको नहीं पता आजकल ये बहुत चल रहा है, आप पे ये अच्छा लगेगा, आप ये पहनो, वो कहना. तो दे टेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट. और फिर एक और चीज़ होती है कि इवन इफ़ मैं कोई बहुत पतली नहीं हूँ और मेरा कोई
मैं अभी भी जो मैं 40s में थी अभी भी उससे 7-8 किलो ऊपर चल रही हूँ, ठीक है। अभी भी उस टाइम के कपड़े तो मुझे नहीं आते, पतली थी बट फिट अब ज़्यादा हूँ। बट द वे क्लोथ्स सिट ऑन यू दे चेंज अगर आप वर्कआउट करते हो। तो मतलब आपका वेट शायद सेम ही होगा बट कपड़े आप पर अच्छे लगेंगे, मतलब बिकॉज आपकी मसल टोन चेंज हो जाती है। मैं अपनी खुद की वीडियोस देखती हूँ 2022 की या 21 एंड की, मैं उस टाइम लग रही हूँ थकी हुई सी, मेरी चाल ही फ़र्क है। और अब मैं अपने आप को देखती हूँ, आई थिंक पॉस्चर चेंज हो गया है। तो कोई मुझे कहता है कि जैसे मुझे बोलते हैं कि आप ना लगती नहीं। मैं कहा नहीं, इट इज़ नॉट कि मैं लगती नहीं, आई थिंक माई बॉडी लैंग्वेज हैज़ चेंज्ड, यस। द वे आई वॉक। और जब जब आप ऐसे हो जाते हो ना तो कहते हैं कि अगर आप कोई नॉन ब्रांडेड कपड़ा भी पहन लेते हो वो भी आप पे हाँ ब्रांडेड लगेगा। और अगर हाँ आपका चाल चलन, आपकी बॉडी, हाँ, आपका जैसे मुझे पॉस्चर, नहीं पता था इस तरह की ट्राउजर्स आजकल फैशन में है, ये मेरी बेटी ने मुझे दिलाई। और फिर वो कि नहीं इसके साथ थोड़ी शॉर्ट शर्ट पहनो, मतलब दिस इज़ देयर थिंग, बट व्हेन आई वेयर देम आई फील नाइस। तो फिर मुझे लगता है हाँ अच्छा है। तो मतलब सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। बिल्कुल। और साथ में नहीं ऐसा भी नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि फैशन इज़ नॉट समथिंग जो आप ज़बरदस्ती ट्राई टू मेक अ पॉइंट ऑल्सो कि आपको यू लुक मॉडर्न में। एक मॉडर्निटी पे मैंने एक बहुत अच्छा रत्ना पाठक को मैंने इंटरव्यू में सुना था कि बीइंग मॉडर्न इज़ अ माइंड सेट, इट इज़ नॉट अबाउट योर क्लोथ्स कि वेदर यू स्मोक और यू ड्रिंक, इट्स नॉट दैट, इट्स योर माइंड सेट, हाउ ओपन यू आर। यस। तो इट इज़ अबाउट दैट। तो आई थिंक आई एम मॉडर्न बाय थॉट, मे बी नॉट बाय, आई एम स्टिल, मैं पूजा करती हूँ, दैट मे साउंड आउटडेट, मैं सारे तीज त्यौहार वैसे ही कोशिश करती हूँ कि जैसे ट्रेडिशनली हुए थे। फॉर मी वो दैट इज़ समथिंग, जैसे अगर मैंने कल भी व्लॉग डाला था करवा चौथ का, लास्ट ईयर हुआ था, उस टाइम एक्चुअली ये था कि मेरा पीआई था और मैं धनतेरस वाले दिन ही घर आई थी और रोडीज़ इतना दिमाग में घूम रहा था ना कि मैंने कुछ नहीं किया। तो बच्चों ने बोल दिया कि आपने हमारा त्यौहार ख़राब कर दिया, इस बार लगा ही नहीं कि फेस्टिवल है, ना आपने कुछ खाना बनाया फेस्टिवल वाला, ना आप उस तरह से तैयार हुए। तो मुझे लगा कि नहीं, दैट थिंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ, कंटिन्यूटी के लिए कि हम बोलें कि 50 साल पहले जो दिवाली थी ना उसमें ऐसे किया था, अब ऐसे किया, इवन फॉर दैट। तो मैंने अब डिसाइड किया है कि हेल्थ के साथ चीटिंग नहीं, लेकिन अब त्योहारों के साथ भी कोई चीटिंग नहीं, उसमें जो बननी है ना मिठाई बनेगी अब। अपनी ब्यूटी है उसमें भी। हाँ वो भी ज़रूरी है। ठीक है। हाँ कोई एग्जिट मैसेज आप दुनिया को देना चाहो? हाँ, मतलब बुढ़ापे की लाठी इज़ अ टर्म जो हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं और बिना बात पे उन पर जोर भी डालते हैं। पुराना ज़माना अब नहीं रहा कि फैमिली बिजनेस ही इनहेरिट होता है, बच्चे आपके पास रहेंगे। तो माई थिंग इज़ कि बुढ़ापे की लाठी अब बच्चे नहीं है, अ डम्बल इज़ अ बेटर बुढ़ापे की लाठी, जो आपको खुद को आपको सेल्फ रिलायंट बनाता है। आपको खुद में इतना आप बॉडी से फिट रहोगे कि योर हेल्थ विल बी योर बुढ़ापे की लाठी, दैट इज़ एक्चुअली योर बुढ़ापे की लाठी। तो मेरा तो ये, मैंने वो मोदी जी का एक होता है ना, बेटी बचाओ देश बचाओ, तो बेटी पढ़ाओ देश बेटी बचाओ, तो मैं उसके लिए यही कहूँगी कि भाई कदम बढ़ाओ और अपना बुढ़ापा बचाओ, बी फिट बी एक्टिव, दैट इज़ इस फेज़ की ब्यूटी है। लेकिन हर चीज़ की एक होता है बार्टर होता है। तो द ओनली इनपुट ड्यूरिंग दिस फेज 50+ इज़ कि यू वर्क ऑन योर हेल्थ, दैट इज़ द ओनली थिंग रिक्वायर्ड। वैसे मैं बताऊँ जिम और ऑनलाइन के पीछे अगर आप बोलोगे तो मैं हाइब्रिड सिस्टम को सपोर्ट करती हूँ, मेजरली ऑनलाइन से क्या होता है कि आपका मिस नहीं होता, कंटिन्यूटी बेटर रहती है। अब मैं मेरा 7 बजे मेरा कुक आता है, ठीक है, और मेरा 6 से 7 वो भी है, वर्कआउट सेशन भी है। घर में होता है तो इट इज़ सो इजीली मैनेजेबल। अगर मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं उसको बता रही हूँ भाई ये बना देना, ठीक है, कोई पूछ रहा है वो चीज़ कहाँ है, मैं एक्सरसाइज करते अरे वो वहाँ रखी है, ठीक है। तो आपका ना, और अगर यही चीज़ होता कि मेरे को जिम ही जाना ज़रूरी है तो उस दिन का सेशन मेरा मिस ही होता फिर। यस। ये फ़र्क है। अब मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ, ऑनलाइन है ना, तो अब इतने सारे डंबल्स कैरी करना तो मुश्किल होता है, तो बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर लेंगे बट आपका रूटीन नहीं टूटता, ये फ़ायदा होता है। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मुझे भी, मैं बातू नहीं हूँ वैसे, मैं बता दूँ।